कि डेंटल ऐसी चीज है कि लोग ना ध्यान नहीं देते। क्या ऐसे वो पॉइंट्स रिमेंबर करने होते हैं उनको कि उनको लगे कि हाँ भाई अब डेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है? तो कुछ ऐसे साइंस आप बता सकते हो? डेंटल बुक जो कहती है वो कहती है एवरी 6 मंथ आपको चेकअप कराना चाहिए। ओके। हमारे यहाँ पे एक मिथ है कि जब तक दांत में दर्द होगा नहीं हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे नहीं। तो एक मिडिल क्लास पर्सन को क्या ऐसा देखना चाहिए टूथपेस्ट खरीदने से पहले कि उस टूथपेस्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो उसके टीथ के लिए अच्छी हो? टूथपेस्ट का हर बीमारी के लिए अलग अलग टूथपेस्ट आते हैं। जैसे ब्रीदिंग गम्स के लिए अलग आते हैं, टीथ वाइटनिंग्स के लिए अलग आते हैं। ठंडे गर्म के लिए कौन सा टूथपेस्ट बेटर है? ठंडे गर्म के लिए आप हाइडेंट प्रो यूज कर लें, वेंटेज का फोर्ट आता है। चीज बताइए, इसमें एक टर्म आती है डेंटल ब्रिज या डेंटल इम्प्लांट, तो ये क्यों कराना चाहिए? डेंटल ब्रिज या डेंटल इम्प्लांट तो वहाँ कराया जाता है जो मिसिंग टूथ हो, आपका दांत निकल गया। और तो मैंने ना आपकी कुछ वीडियोस देखी थी, तो उन वीडियोस में आपने कहा था कि जो जेनरिक मेडिसिन होती है उनसे बेटर होती है एथिकल मेडिसिन जो यूज करनी चाहिए। और लेकिन जो गवर्नमेंट तो हमेशा प्रेफर करती है कि आपको जेनरिक मेडिसिन ही यूज करो। जो एथिकल मेडिसिन है ना, ओके, और जो जेनरिक मेडिसिन है, गवर्नमेंट कह रही है कि जेनरिक मेडिसिन से गरीब आदमी को फायदा हो। सो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि डेफिनेटली आप जितनी भी एड्स देखते होंगे ना, हर बंदा टूथपेस्ट के पीछे पड़ जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपके टीथ के पीछे क्या रियलिटी है। आपको कौन से ऐसे टूथपेस्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे अपने टीथ के लिए, और क्या क्या आपको ऐसी रेमेडीज करनी पड़ेंगी अपने टीथ को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि एक बॉडी का एक ऐसा पार्ट है ना, अगर ये खराब हो गया ना मेरे भाई, तो मतलब लगा लो कि आपकी जिंदगी भी खत्म हो सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो होने वाला है टीथ पर, क्योंकि आज एक ऐसे गेस्ट हमारे साथ आए हैं जिनका नाम है जावेद जी, जो कि एक डॉक्टर हैं जिनके पास मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और ये आज हमको बताएंगे कि एक टीथ की इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में क्या होती है और क्या क्या ऐसे इश्यूज हमको फेस करने पड़ते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट्स इसके पीछे रहते हैं, और हमें कब कौन से एक्शन लेने चाहिए और कब एक्शन नहीं लेनी चाहिए, किसको कंसल्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। सो कंटिन्यू करते हैं इस पॉडकास्ट को, बने रहिए। अगर आपको भी डेंटल से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं या कोई भी आपके मिथ्स हैं या क्वेरी है, ये पॉडकास्ट आपके लिए। सो कंटिन्यू करते हैं। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट जावेद जी, कैसे हैं आप? आई एम गुड। सो जैसे कि ऑब्वियसली आपका जो प्रोफेशन है वो एक डेंटिस्ट का प्रोफेशन है, बेसिक से चीजों को समझते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। एक बच्चा अगर खेल रहा है स्पोर्ट्स में या वो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, तो खेलते खेलते वो गिर गया और ऐसा कुछ हो गया कि उसका दांत जड़ से निकल गया, तो उस केस में क्या करना चाहिए, और ऐसी कौन सी वो एज भी रहेगी कि अगर उसका दांत ठीक हो सके या ना हो सके? देखिए, एक तो सबसे पहले समझना चाहिए, दांत जो है ना बच्चे के, वो दो तरह के होते हैं। एक डेसिडुअस यानी दूध के दांत, एक होते हैं परमानेंट टूथ। अगर बच्चे की एज 7 से 8 साल है जी, तो इसका मतलब उनका परमानेंट टूथ आ चुका है, सामने का दांत ऊपर का। नीचे वाला 6 से 7 साल में आ जाता है। अगर उससे कम है और दूध का दांत है तो फिर तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि भाई परमानेंट टूथ आ जाएगा, 5-6 साल है तो ठीक है। लेकिन अगर बच्चे की एज 7 से 8 साल से ऊपर है और दांत वो पूरी तरह निकल चुका है तो फिर उस दांत को फेंकना नहीं है, वही दांत वापस से रीबिल्ड हो जाता है। अच्छा, मतलब इसको इवल्जन बोलते हैं। इवल्जन का सबसे पहला फंक्शन ये है कि वो दांत जो आपका सॉकेट से निकला है वो साबुत निकला और वो गिर गया दांत, तो उसको उठा लो, या तो उसको कोल्ड मिल्क में, जो ठंडा दूध होता है नॉर्मली, कच्चा दूध, उसमें रखें। अगर वो नहीं है, प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो आप उसको सलाइवा में रखें, मुंह का जो सलाइवा है। ठीक है। कोशिश करें कंटामिनेटेड हो गया तो भी मुंह में रख लें, सलाइवा में रखें, और उसको सीधे डेंटिस्ट के पास लेके जाएं, तो वो उसी दांत को वापस से रिप्लेस कर देते हैं। आपको अलग से दांत लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये परमानेंट टूथ जो है ना, अब ये दोबारा नहीं आएगा। अगर आपने उसको खो दिया, पेशेंट्स के साथ क्या होती है कि जिसका बच्चा गिरा वो जल्दबाजी में उस दांत को छोड़ते हैं और भाग करके डेंटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा बहुत होता है। तो ये उनकी मिस्टेक रहती है, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं है कि ये दांत इतना इंपॉर्टेंट है कि यही वापस लग जाएगा जी। इसलिए सबसे पहला काम यही है कि आपको वो दांत उठा करके सीधे डेंटिस्ट के पास लेकर के जाना है, या तो कच्चे दूध में, ठंडे दूध में रख करके लेके जाना है, या फिर सलाइवा में रख करके लेके जाएं, और वो वापस रिप्लेस कर देंगे। फिर कुछ दिन मेडिसिन पर रहेगा, एक अंदर से वायर लगा के उसको फिक्स कर देते हैं कि वो 2 से 3 महीने तक रहेगा। ओके। जब दांत अपने साथ जुड़ जाएगा, एंकाइलोज हो जाएगा, तो फिर आप उसको रिफंक्शन कर सकते हैं। और अगर लेट सपोज कि दांत वो भूल गया इंसान वहां पर, तो उस केस में क्या करा जाएगा? उस केस में तो फिर उसके लिए इम्प्लांट ही कराना पड़ेगा ना, उसका नया दांत। अब बच्चों को इम्प्लांट करवाना पड़ रहा है एक छोटी सी गलती से। तो ये अवेयरनेस के लिए ही है कि आप जो दांत हो चुका है, आपका गिर चुका है, उसको उठा करके ही लेके जाएं। अगर आपने वो खो दिया तो फिर आपको दोबारा इम्प्लांट ही करवाना पड़ेगा।
और इम्प्लांट का भी ऐसा Got it. सिस्टम नहीं है कि हर किसी के इम्प्लांट हो जाता है। जी। कई बार ऐसा होता है बोन सपोर्ट कम है, बोन डेंसिटी कम है, तो इम्प्लांट नहीं हो पा रहा। कई बार इम्प्लांट फेल होने की कई सारी वजह हैं, बच्चा ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएशन का पार्ट है। सबसे बेटर यही है कि आपको उस दांत को वापस उठाना है और उसको डेंटिस्ट के पास लेकर के जाना है। विदिन 2 3 आवर्स भी ले जाओगे तो भी वो रिप्लेस हो जाता है। गॉट इट। और जैसे आपने अभी इम्प्लांटेशन की बात करी, अब तो एक लोगों के माइंड में ना एक बहुत बड़ा मिथ रहता है, और वो मिथ ये है कि डेंटल ट्रीटमेंट इतने कॉस्टली क्यों होते हैं। लाइक कुछ भी कराने जाओ वो आपको हजारों में काम होगा, चाहे उसकी कंसल्टेशन हो वो भी 1000 2000। एक नॉर्मल पुअर फैमिली को अगर डेंटल ट्रीटमेंट्स कराने हैं तो वो तो करा ही नहीं पाएगी ना कभी लाइफ में ऐसे। देखिए इम्प्लांट का जो हमारे इंडिया में क्या है ना, लोग बाग ना दांतों के ट्रीटमेंट को बहुत लाइटली लेते हैं, हल्के लेते हैं, जी। तो वो केयर भी नहीं करते। उनको लगता है कि हमारे पास 32 दांत हैं, 1 2 दांत चला भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए दांतों का फंक्शन सिर्फ खाना चबाना ही नहीं है, फेस को फेशियल प्रोफाइल भी उसको मेंटेन करना होता है। 2 दांत आपके बाहर होते हैं, आपकी जी। फेशियल प्रोफाइल पूरी चेंज हो जाती है। 2 दांत अगर सामने के बाहर हो जाए, फेशियल प्रोफाइल चेंज होगी। बिल्कुल सही। किसी का कैनाइन यहाँ से इम्पैक्टेड हो गया, बाहर आ गया है, तो कैसा लगता है, यहाँ से होंठ उठा हुआ है उसका, ऐसा लगता है किसी ने खैनी चबा रखी है या कुछ लगा रखा है, गुटखा वगैरह। तो फेशियल प्रोफाइल कौन दे रहा है? वो दांत दे रहे हैं। अब आप समझें इस बात को कि आपकी बोन टूट जाती है, उसके अंदर बोन प्लेटिंग होती है, जबकि वो एसएस की हो रही है। उसके लिए आप 20,000 30,000 चार्ज कर रहे हैं और आप इजीली दे रहे हैं मिनिमम। ओके बोन प्लेटिंग में तो 1 लाख 2 लाख भी पहुंच जाता है अगर आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ तो। ओके। उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है टूथ का इम्प्लांट। आप मुंह के अंदर, हड्डी के अंदर एक टाइटेनियम का स्क्रू डाल रहे हैं, एसएस का नहीं डाल रहे हैं, तो वो ऑलरेडी कॉस्टली आता है। टाइटेनियम के स्क्रू की जो खुद की कॉस्ट होती है, अच्छे आप नोबल बायो वगैरह के लेंगे तो 20 से 25 हज़ार तो इम्प्लांट की कॉस्ट आ जाती है। अब फिर 20-25 हज़ार के इम्प्लांट के स्क्रू आ रहा है, तो इसका मतलब वो ट्रीटमेंट 60 to 70,000 की, उसमें सर्जरी भी है, मेंटेन भी है, क्राउन भी है, सर्जिकल। और दूसरी चीज़, डेंटिस्ट जो है ना वो स्किल का चार्ज करते हैं, मटेरियल का चार्ज नहीं करते। वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी हार्ट सर्जरी के लिए आप जा रहे हैं और आप उनसे जी। कहें कि आपने हार्ट सर्जरी में किया ही क्या है, एक ब्लेड यूज़ किया है और गॉज पीस यूज़ किए हैं, थोड़ा सा नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, ये जीए वगैरह यूज़ किया, ठीक है। आप इतना 5 लाख 10 लाख क्यों चार्ज कर रहे हैं? उनको नहीं पता कि ये स्किल का चार्ज किया जाता है। सेम एज अ डेंटिस्ट भी होता है। डेंटल ट्रीटमेंट में मटेरियल्स का चार्ज नहीं किया जाता, स्किल का चार्ज किया जाता है। जिसका जितना अच्छा स्किल्स है वो उसके चार्जेस उतने ज़्यादा हैं। तो बेसिकली देखा जाए एक प्रोफेशन ही ऐसा है कि एक स्किल प्रोफेशन है बहुत स्किल basically। प्रोफेशन है और बहुत ना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है इसके। ये इजी अच्छा। लगता है। आप जितना एक पेशेंट की, मैं कह रहा हूँ, हैंड फ्रैक्चर हो गया ना, अगर बोन प्लेटिंग इसमें करनी है, उससे ज़्यादा मोर देन 2 to 3 टाइम्स एक रूट कैनाल में टाइम लगता है। ओके। वो इतना ज़्यादा है। मेरे पास एक पेशेंट है मेरे, वो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो कह रहे थे यार एक्चुअल में सर्जरी कितनी आवर्स की है तो मुझे अब पता चल रहा है, वरना तो दांतों का ट्रीटमेंट को हम ट्रीटमेंट ही नहीं समझते थे। समझ गया समझ गया। तो टाइम कंज्यूमिंग, इक्विपमेंट इतने कॉस्टली आते हैं। नॉर्मल आप फिजिशियन का क्लिनिक देखें, क्या है उसके पास? एक टेबल कुर्सी, 2 बेड। ठीक है। लेकिन अब डेंटल क्लिनिक बनाने के लिए आपको 8 to 10 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा मिनिमम। अच्छा डेंटल क्लिनिक आपको बनाने के लिए सीआर में जाना पड़ेगा। ओके। तो जो सीआर में इन्वेस्ट कर रहा है, फिर उसके बाद उनका स्किल का वर्क है, तो वो डेंटल ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली। और इंडिया के अंदर तो ये इतना ही सस्ता है कि रूट कैनाल के 5 to 7 लाख चार्ज होते हैं आउट ऑफ इंडिया। आप यूएसए वगैरह जाएंगे तो 5 to 7 लाख, और इंडिया में 2000 से लेकर के 8 से 10 हज़ार तक रूट कैनाल के चार्जेस है। कहाँ 2000 से 10 हज़ार और कहाँ 7 से 8 लाख रुपए। तो कितना फ़र्क आ गया। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। बाहर इंडिया के, यूएसए के लोग, फॉरेन कंट्री, वेस्टर्न यूरोपियन और ये गल्फ कंट्री के लोग इंडिया आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। वहाँ उनके एक रूट कैनाल, एक क्राउन के चार्जेस में वो यहाँ अपना फुल माउथ रिहेबिलिटेट करा के घूम करके चले जाते हैं। इतना सस्ता है इंडिया में। लेकिन हमारी पॉपुलेशन गरीब है, उनकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मैं बहुत वही ज्यादा। वही मेरा क्वेश्चन यही था तो इस वजह से basically। उनके लिए वो कॉस्टली लगता है। हालांकि इंडिया के अंदर बहुत सस्ता है डेंटल ट्रीटमेंट अदर कंट्रीज को देखते हुए। देखो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप ऑडियंस को ये बताओ कि डेंटल ऐसी चीज है कि लोग ना ध्यान नहीं देते, राइट? 10-10 साल 20-20 साल तक लोग कुछ नहीं देखते कि बस, लेकिन हाँ आफ्टर दैट लाइक 25 ईयर्स के बाद हल्का सा पेन होता है किसी को। तो क्या ऐसे वो पॉइंट्स रिमेंबर करने होते हैं उनको कि उनको लगे कि हाँ भाई अब डेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है? तो कुछ ऐसे साइंस आप बता सकते हो? देखिए डेंटल ट्रीटमेंट का क्या है, डेंटल बुक जो कहती है वो कहती है एवरेज 6 मंथ आपको चेकअप कराना चाहिए।
ओके, हमारे यहाँ पे एक मिथ है कि जब तक दांत में दर्द होगा नहीं हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे नहीं। बिल्कुल सही, अब बिल्कुल दर्द सही। हुआ इसका मतलब अब प्रॉब्लम हुई है, लेकिन दर्द होने का मतलब यह है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ओके, प्रॉब्लम आपको पहले ही कई सालों से थी। अगर आपके दांत में कैरीज स्टार्ट हो गई, इनेमल जी, कैरीज, इनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्ड स्ट्रक्चर है, उसको गलने में भी कई साल लग जाते हैं, इतनी ओके, जल्दी नहीं खराब होता वो। आपने उसी टाइम उसको क्योर करा लिया, फिलिंग करा ली तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन आप उसको क्योर नहीं करा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपको पेन नहीं है। जी, अगर वही चीज़ कुछ टाइम इग्नोर करने के बाद आपको ठंडा सेंसेशन देती है, कोल्ड के सेंसेशन, तो इसका मतलब वो जो कैरीज थी वो डेंटिन तक पहुंच चुकी है। ठीक है। उस कंडीशन पे आप डायरेक्ट फिलिंग करा लें, लेकिन वो भी बियरेबल होती है हमारे यहाँ पे, या फिर वो टूथपेस्ट से भी रिकवर हो जाती है कुछ टाइम के लिए। एडवर्टीजमेंट देखते हैं आपके सेंसोडाइन यूज़ कर लें, जी, जी, तो वो सेंसोडाइन या कोई भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ करके वो सेंसेशन थोड़े टाइम के लिए रुक जाते हैं, पर कैरीज नहीं जाती है। तो उसके लिए फिर आपको और ज़्यादा बढ़ती है, तो वो पल्प तक पहुँचती है। जब ठीक पल्प है। तक पहुँचेगी तभी दर्द होगा। अब पेशेंट के पास जब दर्द हुआ तो वो पहुँच गए डेंटिस्ट के पास। ठीक, सही कहा। अब डेंटिस्ट ने डायरेक्ट कहा कि आपको रूट कैनाल करनी होगी। अब वो कह रहे ओके, नहीं मुझे फिलिंग करानी है। तो फिलिंग का जो पार्ट था 1 साल पहले, 2 साल पहले, तब तो आप आए ही नहीं। आपने इग्नोर मार दिया। उसके बाद उसने सिम्पटम भी दिए कि आपको कोल्ड के सेंसेशन हो रहे हैं, अब आप इसमें फिलिंग कराएँ। फिर इसने भी आपने फिर इग्नोर भी कर नहीं दिया। कराया। आप कब आएँ? जब आपकी कैरीज पल्प तक पहुँच चुकी है, नर्व्स तक पहुँच चुकी है। ओके, अब उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको रूट कैनाल करानी होगी। अगर टूथ ज़्यादा डिके हो चुका है तो फिर एक्सट्रैक्शन ही करवाना पड़ेगा। जो ट्रीटमेंट आपका 500 टू 2000 के बीच में होना था, अब वो ट्रीटमेंट आपका 5 टू 20,000 के बीच में पहुंच चुका है। वो डिपेंड ऑन स्किल, मटेरियल, बेसिकली कौन सा आप हमारी ही ट्रीटमेंट चाह रहे गलती हैं। है ये कि हम लोग ध्यान नहीं देते, बस वो लापरवाही का है। लापरवाही है। और जैसे कि अभी आपने सेंसोडाइन टूथपेस्ट की बात करी, तो एक मिडिल क्लास पर्सन को क्या ऐसा देखना चाहिए टूथपेस्ट खरीदने से पहले कि उस टूथपेस्ट में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए जो उसके टीथ के लिए अच्छी हो? ये टूथपेस्ट का हर बीमारी के लिए अलग-अलग टूथपेस्ट आते हैं। जैसे ओके, ब्लीडिंग गम्स के लिए अलग आते हैं, टीथ ठीक है। व्हाइटनिंग्स के लिए अलग आते हैं। किसी में फ्लोराइड ज़्यादा होता है जिससे एंटी कैरीज रहती है, कैरीज नहीं बनती है जल्दी से, बचाने के लिए होता है। कुछ मेडिकेटेड टूथपेस्ट है जो सिम्पटम्स ठंडे गरम के आ रहे हैं जी, जी। उसको ठंडे गरम के लिए कौन-सा टूथपेस्ट बेटर है? ठंडे गरम के लिए आप हेड एंड प्रो यूज़ कर लें, वेंटेज का फोर्ट आता है। ये ओके, सारे बायोमिन टेक्नोलॉजी पे है। बायोमिन टेक्नोलॉजी का मतलब बहुत बारीक-बारीक उसके पार्टिकल्स हैं, जो डेंटिन के अंदर ट्यूब्यूल्स है, जो नर्व्स तक उसके सेंसेशन को लेके जा रहे हैं, जी, वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। ओके, तो हेड एंड प्रो जो मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ, ओके, बेसिकली हेड एंड प्रो है, वेंटेज फोर्ट है, एलसेंस है, और ये 3 अभी मुझे याद हैं। और ब्लीडिंग गम्स के लिए आप पैराडोंटेक्स यूज़ कर लें, काफ़ी अच्छा टूथपेस्ट है ओके, जीएसके का। और ओमनीडेंट आता है। और टीथ व्हाइटनिंग के लिए ग्लोडेंट है, ग्लाइज़र है डॉक्टर रेड्डी का, ये भी काफ़ी अच्छा टूथपेस्ट है। तो ये अलग-अलग हैं जो और आपको ये जो सेंसिटिविटी के लिए, ठंडे यही गरम हाइड के एंड लिए? प्रो जो बताया हाइड मैंने, प्रो। हाइड एंड प्रो तो यूज़ कर लें, सेंसोडाइन वेंटेज फोर्ट, की बहुत सेंसोडाइन यूज़ कर लें। ठीक है, सेंसोडाइन के वो भी भी कई कर पार्ट्स सकते हैं। हैं। ओके, सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ करना है, तो अगर आपको ठंडा गरम ज़्यादा लग रहा है, तो आपको लॉन्ग टाइम से लग रहा है, तो सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ कर लें। उसके पार्टिकल्स भी काफ़ी स्मॉल हैं, तो वो उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, सॉर्टेड। और लोग आजकल माउथ वॉश भी यूज़ करते हैं, तो वो हमारे टीथ के लिए बेटर है या उसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी माउथ हो सकते हैं? माउथ वॉश से ना स्टेन्स भी आ जाते हैं। लेकिन ओके, मार्केट में कुछ माउथ वॉश ऐसे आ गए हैं जिनसे स्टेन्स नहीं रहते, तो रेगुलर माउथ वॉश हमेशा नहीं करना चाहिए, ओके, बीच-बीच में ओके, स्टॉप करते रहना चाहिए। तो जो जिसमें स्टेन्स नहीं आते उस माउथ वॉश, एक डॉक्टर रेड्डी का क्लोएक्स एडीएस है, जी, वो भी अच्छा माउथ वॉश है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि आप कभी भी कोई भी टूथपेस्ट अपने आप नहीं लें, आप डेंटिस्ट से रिकमेंड कराएँ। अपने पास में कोई अच्छे डेंटिस्ट है, एक बार चले जाएँ, उनको दिखा दें आपके टीथ की क्या कंडीशन है। कि आपके कई बार ऐसा होता है कि आपके दाँतों में टीथ व्हाइटनिंग की नीड है या फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट की नीड है, तो वो देख करके बताएँगे। आप अपने अंदाज़े से ले रहे हैं कि मुझे फ्लोराइड वाला लेना है या टीथ व्हाइटनिंग के लिए कम फ्लोराइड वाला लेना है, तो वो गलत भी हो सकता है। कि आप सपोज़ करो आपने कम फ्लोराइड वाला ले लिया और आपके टीथ में कैरीज़ ज़्यादा लग रही हैं, आपको फ्लोराइड वाले की ज़रूरत थी। फिर भी इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि डेंटिस्ट से ही रिकमेंड कराएँ, अपने आस-पास जाकर के एक बार चेकअप ज़रूर कराएँ। गॉट इट, गॉट इट। और एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया अभी कि हम लोग जैसे जिम करते हैं, हम वेट बहुत उठाते हैं, राइट? हेवी वेट लिफ्टिंग करते हैं और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स भी होते हैं, एग्रेसिव स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें दाँतों को ना ऐसे टाइट कर लेते हैं लोग। तो ये चीज़ें भी, छोटी-छोटी चीज़ें भी हमारे दाँतों पे इम्पैक्ट डालती है? देखिए, इसका तो बहुत बड़ा रोल है कि आप दाँत का जो फ़ंक्शन है ना, वो सिर्फ़ खाना चबाने के लिए है। ओके, आप उस पे एक्सेस प्रेशर दे रहे हैं जब आप हेवी वेट उठा रहे हैं, जी, ऐसा करके। हाँ, बिल्कुल, कुछ लोगों की हैबिट्स होती है रात में दाँत को भींच के सोने की, ठीक है। ब्रक्सिज़म की, क्लेंचिंग की, किट, 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 किट करते हैं। उससे क्या होता है कि आपके दाँत के ऊपर की जो एनामल है ना, वो सब घिस जाती है।
ओके उसे एट्रीजन बोलते हैं। ओके एट्रीजन होने के बाद जब आपकी इनेमल ही आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है, अगर आपकी इनेमल घिस गई तो आपको सेंसेशन आ जाएंगे। जो मैं कह रहा था कैरीज से आएंगे, वो आपको कैरीज की जगह इनेमल घिसने से ही आने हैं। अब ये लेयर वापस नहीं आने वाली आपकी इनेमल। ओके फिर जब डेंटिन तक पहुंच गई तो आपको सेंसेशन आ जाएंगे। अगर वो उसके बाद भी घिसती रही कंटिन्यू तो फिर वो पल्प तक पहुंचेगी। जब पल्प तक पहुंच जाएगी तो फिर आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको रूट कैनाल के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप हैवी वेट वगैरह उठाएं तो एक गार्ड आता है, टूथ गार्ड या उसको नाइट गार्ड भी बोलते हैं, वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है, उसे पहन करके उठाएं। इससे क्या होगा कि जो एक्सेस प्रेशर है ना वो उस ट्रे पर रहेगा। जैसे अलाइनर्स आते हैं ना, आपने देखा होगा जी टूथ जी पहनने बिल्कुल सही वाले, बात। उसी टाइप का सिलिकॉन की रबड़ का होता है, वो आपको फ्रेम बन जाता है दांत का, उसी के ऊपर पहना देते हैं। तो फिर जब भी आप हैवी वेट उठाएंगे उसको पहन करके तो वो घिसेगा, आपके एनामल नहीं घिसेगा। तो 5 to 6 मंथ में उसको चेंज कर लें हर बार, तो आपको तीत बचाने का सबसे आसान तरीका है। अदरवाइज आपके तीत घिसने ही घिसने हैं। ये बीमारी, ये परेशानी सबसे पहले कारपेंटर्स में आया करती थी, जब वो लकड़ी अपनी आरी दांत बीच करके घिसना होता था, और रिसर्च होती रही, फिर ये हैवी वेट वालों में भी आने लगी। अब हैवी वेट वालों के लिए सबसे अच्छा तरीका है वो तो आप गार्ड पहना। जैसे अभी आपने बात करी अलाइनर्स की, राइट, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ये चीज़ चल रही है। काफ़ी ऐसी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो कंपनीज क्लेम करते हैं कि आप हमसे अलाइनर्स खरीदिए एंड यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स। ये चीज़ कितनी सच है? और अगर कोई अलाइनर्स उनसे खरीदता है तो उसके बाद भी उसको वो प्रॉब्लम फेस, लेट सपोज टूथ सी एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ कि जो बहुत एड्स आती है, तो मैं भी जानना चाहूंगा ये चीज़ें एक्चुअल में वर्क करती है या नहीं करती। देखो एक्चुअल में वर्क तो इसके रिजल्ट ना, जो आप इनके फीडबैक्स लेंगे तो मेरे हिसाब से 90% के नेगेटिव ही आएंगे। ओके डायरेक्ट कंपनी दे रही है, वो क्लेम कर रही है कि हम आपको अलाइनर होम में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अलाइनर्स का जो ट्रीटमेंट है ना, वो आपके टीथ को अलाइन करने के लिए है। ओके आपका टीथ अलाइन टेढ़े मेढ़े हैं, आपको स्पेस तो टेढ़े मेढ़े हुए क्यों? क्योंकि आर्च का स्पेस कम था, दांतों का स्पेस ज्यादा हो गया, दांत चौड़े चौड़े हो गए। तो ठीक है अगर दांतों की चौड़ाई 20 mm है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके और आपकी आर्च की चौड़ाई 17 mm है, तो 3 mm एक्स्ट्रा हो गई। ठीक अब है, 3 mm को उसी 17 mm में शिफ्ट करने के लिए 20 mm को थोड़ा तो टेढ़े मेढ़े होंगे लेफ्ट ना। राइट होना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो ये इसका मैथ है। अब आपका अगर टीथ अलाइन नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, और आपको उससे ट्रे से ठीक कराने हैं, तो आपको स्पेस क्रिएशन करना पड़ेगा। वो स्पेस कैसे होगा? या तो टीथ एक्सट्रैक्ट करा के होता है, या फिर ऑर्थो ट्रीटमेंट में टीथ एक्सट्रैक्शन कराने पड़ते हैं, दो Okay. दांत निकलवाने पड़ते हैं। अगर कम स्पेस चाहिए तो आईपीआर करते हैं, दो दांतों के बीच में से घिस देते हैं, इंटरप्रोक्सिमल रिडक्शन बोलते हैं उसको। आईपीआर कौन करेंगे? वो डेंटिस्ट करेंगे, आप अपने आप तो कर नहीं सकते। लेकिन आपने ऑनलाइन मंगाए हैं तो वो क्लेम किससे करोगे आप? वो आप कंपनी से। पहन रहे हैं, लेकिन हम्म। कंपनी कह रही है कि ये आईपीआर आपको करवाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल, आप, मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आए जिन्होंने अलाइनर्स ले लिए और मुझे एक चार्ट ला करके दी कि ये मुझे आईपीआर करवाना है और ये मुझे ब्लॉक लगवाने हैं, कंपोजिट के छोटे छोटे ब्लॉक लगवाते हैं, जिसे अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है उसी में वो ब्लॉक होंगे और उसी से वो फोर्स जनरेट करते हैं। अब मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मेरा इतना चार्ज है, लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। आप ट्रीटमेंट आपका खराब हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंपनी भी कह रही है कि हो सकता है आईपीआर गलत हो सकता है अटैचमेंट सही नहीं लगाए हों। तीसरा उसका ये एक्सक्यूज रहता है कि आपने टाइम से नहीं पहने। आपने टाइम से नहीं पहने, अगर आपके 2 अलाइनर्स के बाद में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कंपनी को क्लेम करेंगे, फिर वो फोटोग्राफ्स मांगेंगे। फोटोग्राफ्स में इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं आएगी आप अपने आप से लेंगे तो बहुत सारे रीजन हैं ये फेल होने के लिए। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अगर आप स्पेस क्रिएशन डेंटिस्ट से कराएंगे, डेंटिस्ट की आपको नीड पड़ेगी। तो आप ये जो सोच रहे हैं ना कि मैं डायरेक्ट ट्रीटमेंट करा लूँ, पॉसिबल ही नहीं है, और यही स्कैम चल रहा है। बहुत ऐसी कंपनीज आई जो फिर बाद में जिनको ये डिसएडवांटेज दिखे, फिर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदल करके डेंटिस्ट से टाई अप किया। अब वो डेंटिस्ट को अलाइनर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर वो पेशेंट डायरेक्ट डेंटिस्ट के पास भेज रहे हैं। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले आप डेंटिस्ट को दिखाओ, एकदम से आप कंपनीज पे ऐसे रिस्क मत लो। कंपनीज तो हो ही नहीं सकता ट्रीटमेंट, 99% नहीं हो सकता गॉट इट। डायरेक्ट। आपको डेंटिस्ट चाहिए, वहाँ भी ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, लेकिन वो आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते ना, आईपीआर कैसे करेंगे? बिल्कुल सही, और बिल्कुल सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, आपका हेल्थ इशू है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए किसी को। एग्री। हाँ, आपके एक बार तीत अलाइन किए, आप गलत अलाइन हो गए तो आपको मसल पेन स्टार्ट हो जाएगा, जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाएगा, फंक्शन लॉस हो गया तो क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं, किसे देखोगे? आप सोच रहे हैं कि जो मेरा 80,000 का ट्रीटमेंट था वो मैंने 50,000 में करा लिया, वो 30,000 के चक्कर में आपका 1 साल भी खराब हो गया, ट्रीटमेंट भी खराब हो गया, ऊपर से जो आपके तीत थे वो भी मोबाइल हो गए, हिल गए, गम से डिजीज आपको हो गई।
तो इन तो सारी चीज़ों से बचने किसी के को लिए अगर नहीं कराना हो, लेट सपोज वो ऐसे ही चलने दे अपने दांत को, वो कंफर्टेबल है, तो लॉन्ग टर्म में उनको चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे? नहीं, अगर वो कंफर्टेबल है तो कोई चैलेंज ठीक है। चैलेंज तो तभी आएगा ना जब वो कंफर्टेबल नहीं है। सही कह रहे हो। तो अगर किसी के दांत मिसअलाइन है, टेढ़े-मेढ़े हैं और वो कहता है कि नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई कैरीज नहीं है, उसके साथ एक इशू है, वो क्लीनिंग का इशू है, वो अच्छे से क्लीन रखें उनको। फूड लॉन्जमेंट ज़्यादा होता है ना जिनके टेढ़े-मेढ़े दांत होते हैं। अगर आपके दांत अलाइन है तो क्लीनिंग ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। और ये लाइक क्लीनिंग कितने-कितने टाइम में करानी चाहिए एक इंसान को हमेशा? वो डिपेंड ऑन हैबिट। अगर ओके। आपकी हैबिट ऐसी है जो दिन में 3-4 बार खाना खा रहा है, 5 बार खा रहा है, कुछ लोगों की है पूरे दिन स्नैक्स ले रहे हैं, तो हुँ, कैलकुलस जल्दी डिपॉज़िट होता है, तो वो 5 टू 6 मंथ में करा लें। जिनको स्टेन्स और कैलकुलस काफ़ी टाइम में डिपॉज़िट होता है, जो केयर करता है उनको विदिन अ ईयर करा लेनी चाहिए। वो जब सॉर्टेड है। रूटीन चेकअप आप रखेंगे, बुक्स तो जी। 6 मंथ में कहती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के कैलकुलस इतने ज़्यादा वो क्लीनिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, पूरे दिन स्नैक्स लेने के 3 महीने में उनको ज़रूरत है। और कुछ लोग तो ऐसे भी आते हैं जिनको 5 टू 6 ईयर तक भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपनी ओरल हाइजीन इतनी अच्छे से मेंटेन रखते हैं। तो लाइक ये चीज़ तो मेरे हिसाब से ब्रश करने पर भी डिपेंड करती सारी है ना? ब्रश करने पे डिपेंड तो करती है। आप अच्छे एक से क्लीन कितनी बार करना चाहिए? चलो मेरे को 2 ये बार, बताओ 2 दिन बार, में? 2 बार कंपल्सरी करनी चाहिए। ठीक है। नाइट वाला टूथब्रश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कंपेयर मॉर्निंग के। ओके, नाइट वाले में क्या होता है कि आपने जो कुछ भी खाया है, वो ना आपके फँस गया, ठीक है। चिपक गया। हुँ, अगर आप रात में ब्रश नहीं करते तो वो जब चिपका रहेगा तो उसको किल करने के लिए इनेमल को काफ़ी टाइम मिलेगा। ओके। 8 टू 7 टू 8 आवर्स तो मिलते ही हैं। 7-8 घंटे वही बैक्टीरिया आपको किल कर रहा है वहीं पे। अब दिन में क्या होता है कि आप बोल भी रहे हैं, सलाइवा ज़्यादा आता है। सलाइवा हमारा क्या है? क्लीनिंग एजेंट है। मुँह को क्लीन रखता है हमारा जो सलाइवा है, थूक है। राइट, राइट। तो पूरे दिन हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो हमारा मुँह ऑलरेडी क्लीन रहता है एज़ कंपेयर नाइट के। लेकिन नाइट का वो बंद रहता है। इसलिए नाइट का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 2 बार करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो नाइट का ब्रश करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट एज़ कंपेयर टू मॉर्निंग। मानिए। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि कीड़ा कैसे लगता है एक इंसान के दाँत में? और उसको पता कैसे लगता है कि वो कीड़ा लग गया है? देखो कीड़ा ना असल में ये होता बैक्टीरिया है। ओके, करोड़ों अरबों की तादाद में हमारे मुँह के अंदर बैक्टीरिया हैं, ऑलरेडी हैं। हमारे सलाइवा में, हर चीज़ में। अब हमने वो जो ग्लूकोज लिया, कोई मीठा लिया, कोई ऐसी चीज़ ली जो दांतों पे चिपकती है, जिसमें ओके। फूड डेब्रिस वगैरह हो गए, हुँ, वो मिलकर के एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो एसिड जो है दांत की एनामल को गला देता है। इसको हम बोलते हैं कैरीज। कैरीज़ अब ठीक है। कैरीज को हिंदी में लोग कीड़ा बोलने लगे क्योंकि वो राइट। बैक्टीरिया था। अब एक्चुअल में कोई ऐसा कीड़ा नहीं होता कि वो चल रहा है, जानवर है जो मुंह में पड़ ठीक गया है, लेकिन वो ठीक है। कैरीज थी जिससे कि जिस एसिड से वो दांत गल गया। अगर वो एसिड ने दांत एनामल को गला दिया और आपने उस एनामल को वहीं से कटवा करके हैंड टू हैंड फिलिंग करा ली तो बस ठीक है, बच गया आपका दांत। अगर आप नहीं कराते हैं तो वो धीरे धीरे कैरीज ग्रो करेगी, डेंटिन तक जाएगी, ठंडे सेंसेशन देगी कोल्ड के। अगर आप उसको भी इग्नोर करेंगे तो फिर वो पल्प तक जाएगी, पल्प तक जाएगी तो फिर वो रूट कैनाल करानी पड़ेगी। अगर उसको बाद भी इग्नोर कर दिया, कोई इन्फेक्शन हो गया, पस वगैरह पड़ जाता है, तो फिर वो एक्सट्रैक्शन कराना पड़ता है। गॉट इट। तो बेसिकली स्टार्टिंग स्टेज से अगर आपको पता लग जाए तो उसके आपको जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो इतने कॉस्टली भी नहीं पड़ेंगे। मेरे पास अभी एक कुछ दिन पहले पेशेंट है, उनकी दाढ़ें इन्फेक्टिव थी, काफ़ी इग्नोर किया उन्होंने, डायबिटिक पेशेंट थी, तो उनको सबमैंडिबुलर स्पेस इन्फेक्शन हुआ, यहाँ से लेकर पूरा इतना पस बन गया। इस कंडीशन पे आदमी घूम रहा है, 4 चक्कर लगा रहा है, फिर भी कोएक्स के लगा रहा है। ऐसे कंडीशन पे तो पेशेंट डेथ कर जाता है। आपको ज़रा सी लापरवाही, आपने कितना बड़ा नुकसान है, आपके दाँत खराब हो गए थे तभी एक्सट्रैक्शन करा देना चाहिए था। बिल्कुल सही। मतलब देखा जाए डेंटल ट्रीटमेंट सही सही टाइम पे कराओ तो आपको उसके फिर कोई रिजल्ट नुकसान मिलेंगे। नहीं है और ना ही तो वो कॉस्टली है। बिल्कुल। तो देखा जाए अगर सेंसिटिविटी हल्की सी भी फील हो रही है ना, डेफिनिटली यार एक बार जाके चेक ज़रूर कराओ। और आजकल ना लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, मार्केट में ना बहुत सारे इलेक्ट्रिक ब्रश आ गए हैं और अगर हम कंपेयर करें आज की डेट में जो पुराने लोग भी, हमारे पेरेंट्स भी, वो प्रेफ़र नहीं करते। सो नॉर्मल टूथब्रश और एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश में क्या डिफरेंस है? देखो इलेक्ट्रिक टूथब्रश मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर नॉर्मल टूथब्रश की। ओके। लेकिन फिर वो ये ना, ऑडियंस हमारी सारी की सारी इतने अफ़ोर्ड नहीं करती, क्योंकि जो अच्छे टूथब्रश हैं वो 1500, 2000, 3000 तक के आते हैं और जो नॉर्मल मैनुअल टूथब्रश है वो अच्छा वाला टूथब्रश 100 रुपीज़ में आ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक का ना अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपको डेंटिस्ट से बचने के लिए, क्योंकि उसके अंदर टॉर्क, रोटेशन एक्चुअल में एग्जैक्ट आ रही है। वो पहले ही प्री फंक्शनल है, उसके अंदर स्टोर्ड है। आप इधर क्वाड्रेंट में कितनी मिनट तक करना है वो उसमें है, आप एक क्वाड्रेंट में कर रहे गॉट हैं इट। और
कितनी फोर्स लगानी है वो भी उसके अंदर है। तो आपको ज़्यादा आप हॉरिजॉन्टल किए जा रहे हैं ब्रश, मैनुअल टूथब्रश, उससे क्या हो रहा था, सर्वाइकल अब्रेजन हो रहा था, आपके दांत घिस रहे थे जड़ से। तो उसकी वजह से आपको ठंडा लगना स्टार्ट हुआ, आपको मालूम ही नहीं है कि एक डिजीज़ एक्स्ट्रा हो गई। लोगों को लगता है कि हार्ड ब्रश करने से दांत ज़्यादा अच्छे क्लीन होते हैं, लेकिन उनसे सर्वाइकल अब्रेजन हो रहा था। पीछे भी राउंड करके ब्रश करना था, लेकिन नहीं मालूम। और वो इलेक्ट्रिक टूथब्रश ऑलरेडी राउंड रोटेशन पर घूम रहा है, तो उसका ये एडवांटेज मिल गया कि आपका सर्वाइकल अब्रेजन से बच जाओगे। ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग करता है इलेक्ट्रिक टूथब्रश, टाइम कम लेता है। एक ना कंपनी है फोरा करके, वो भी रिसेंटली शार्क टैंक में भी आई थी, उन्होंने ना एक्सप्लेन भी करी है ये चीज हाँ, कि वो क्या मैंने क्या देखा था, बेनिफिट, उनके जो आप ब्रश सही भी कह रहे हो। मैंने चेक किया, वो काफ़ी जी। अच्छे ब्रश हैं उनके भी। हाँ, तो परफोरा के और ऑर्बिट के भी अच्छे आते हैं काफ़ी, ओके। लेकिन परफोरा थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगा कि प्रीमियम ब्रश लेकर के आई है और कॉस्टली एज़ भी नहीं कंपेयर है उसके, ज्यादा। और कॉस्ट भी इफेक्टिव है। हाँ। इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अगर छोटा-सा भी ट्रीटमेंट कराते हैं तो 2 to 3,000 चार्ज हो जाता है। राइट। उतने पैसे आप अपने ब्रश में इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके बाकी के दांत बच जाएँगे। तो इसलिए आप ले सकते हैं। गॉट इट, गॉट इट। बाकी और बहुत कंपनियाँ, आप किसी भी कंपनी का ले लें। हाँ, बस परफोरा कोई इलेक्ट्रिक। हमारा हाँ स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन हाँ, उनके ब्रश अच्छे हैं, इसलिए आपने क्वेश्चन ठीक किया, है। मैंने बता दिया। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक ब्रश प्रेफर करो एज कंपेयर टू नॉर्मल ब्रश। हाँ, तो एक टर्म आती है डेंटल में, एक टर्म है सर्वाइकल एब्रेशन, ये एग्जैक्टली क्या होता है और इसका क्या इलाज है? देखो सर्वाइकल अब्रेजन, अभी जब आपने ब्रश वाली बात पूछी थी ना, तो मैंने जी। एक चीज़ बताई थी कि लोग हार्ड ब्रश करते हैं। हार्ड ब्रश करना है ना, तो उसकी वजह से ना एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एनामल रब ऑफ हो रहा है। ओके। तो उसकी वजह से ना एनामल जब घिस जाता है दांत के और मसूड़े की जड़ के पास से, गर्दन के पास से, तो उसको बोलते हैं सर्वाइकल अब्रेजन। ओके। और जैसे एनामल आपका घिसेगा, आपको कोल्ड सेंसेशन आने लगेंगे, ठंडा लगने लगेगा। उस कंडीशन पे आपको क्या करना है कि आपके ऊपर ना एक दांत के ऊपर एक लेयर चढ़ती है, कॉम्पोजिट की लेयर, जिसे हम टूथ स्ट्रक्चर रिप्लास्टिक TSR भी बोल देते हैं। तो वो TSR ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो वही दांत घिसते घिसते आपका नर्व तक पहुंच जाएगा, तो फिर आपको रूट कैनाल करानी पड़ेगी। रूट कैनाल करा करके फिर क्राउन लगवाने पड़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको हार्ड ब्रश नहीं करना और हॉरिजॉन्टल नहीं करना, राउंड में करे या वर्टिकल करे, ओके। तो उससे सर्वाइकल अब्रेजन से बच जाएंगे। एक रीज़न ये भी होता है कि किसी की डीप बाइट और प्रेशर ज़्यादा लगता है ना, इसका जबड़ा बीच करके बंद होता है, ऐसा करके, उनको भी सर्वाइकल अब्रेजन होता है। या जो ज़्यादा गुस्सा करने वाले लोग होते हैं, उनको भी सर्वाइकल अब्रेजन होता है। तो ये 2-3 चीज़ों से बचना है। हैवी वेट वालों को भी हो जाता है सर्वाइकल Especially। अब्रेजन। तो आपका अगर सर्वाइकल अब्रेजन हो गया, तो उसके सबसे पहले सिम्पटम ये है कि आपको ठंडा लगना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही आपको ठंडा लगना स्टार्ट हो जाए, आपको उसके ऊपर लेयर वो लगवा लेनी चाहिए, जिससे दांत आपका रिपेयर हो जाए। अगर आप उसको और आगे बढ़ाएँगे, तो फिर वो आपको रूट कैनाल करना पड़ेगा, फिर क्राउन लगवाना पड़ेगा, तो उसके चार्जेज़ आपका बिना वजह ट्रीटमेंट ही इतना कॉस्टली हो जाएगा कि जो ट्रीटमेंट आपका 2,000 तक में हो जाता था, वही अब आपका 8 से 10,000 में पहुँच जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये चीज तो वही बात होगी ना कि भाई शुरुआत से ही सावधानी बरत लो जी। कि जिससे आपके पैसे ज्यादा ना लगे हाँ, एंड में। और ट्रीटमेंट में जो पैसे के अलावा आपकी Right। टाइम भी तो लग रहा है ना। बिल्कुल। रूट कैनाल के लिए 4-5 विजिट हैं, और TSR के लिए आपको 1 विजिट में ही सारे दांत ठीक हो जाते हैं। तो आपका टाइम भी खराब हो रहा है, पैसे भी, और बियरेबल भी करना पड़ेगा, आपको पेन भी बियर करना है। ठीक है। रूट कैनाल में आपको इंजेक्शन लगेंगे हर बार, और सर्वाइकल एब्रेजन में रूट TSR भी कैनाल नहीं पे भी लगेगा। आएंगे अभी, काफी क्वेश्चंस हैं मेरे उससे रिलेटेड भी, लेकिन एक चीज उससे पहले मैं कवर करना चाहूंगा, विजडम टूथ क्या होता है और ये अक्ल जाड़ किसी की आ जाती है, राइट, पेन बहुत ज्यादा होता है। एक तो ये बताओ कि उसके नुकसान क्या होते हैं, अगर पेन को कम करना है तो उसका क्या सॉल्यूशन है? देखो, विजडम टूथ आज सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोसीजर होता जा रहा है। बिल्कुल। पहले नहीं होता था ये। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हम लोगों ने सॉफ्ट डाइट फॉलो की। सॉफ्ट डाइट फॉलो करने की वजह से जो जॉ बड़ी हो जाया करती थी, वो छोटी रहने लगी लोगों की। जिसकी वजह से जो अक्ल दाढ़ यानी विजडम टूथ को स्पेस मिलना चाहिए था ना, वो उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, वो टेढ़ी रह गई। टेढ़ी रह रही है, तो उसको इम्पैक्टेड कहते हैं। अब टेढ़ी रहने की वजह से वो पीछे से आगे वाले दांतों को हिट कर रही है, जिसकी वजह से अगला दांत खराब हो जाता है, अंदर ही अंदर। ओके। दूसरी चीज़, वो बोन के अंदर भी प्रेशर दी जा रही है, तो आपको मसल पेन, जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब उसका एक ही ट्रीटमेंट है कि आपको वो सर्जरी करके निकलवानी पड़ेगी। वो बिना सर्जरी के नहीं निकलती है। अगर आप किसी ऐसे नॉर्मल डेंटिस्ट के पास जाते हैं और वो जो अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो उसको ट्राई करेंगे तो आपको जॉ फ्रैक्चर कर देंगे। Oh my God, ये बहुत okay। देखा जाता है और बहुत लोगों के साथ हुआ भी है। इसलिए उसको प्रॉपर सर्जन ही निकालते हैं, और सर्जिकल जो प्रोसीजर है वो इम्पैक्टेड टूथ का वो यही है कि आपको जैसे इम्पैक्टेड हो और दूसरा दांत खराब होने से बचाने के लिए आपको इम्पैक्टेड टूथ की सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन हुआ क्यों था ये? मैंने आपको बताया सॉफ्ट डाइट फॉलो करने में जॉ छोटी रहेगी। आपकी जॉ की लेंथ सपोज करो 80 mm है।
80 mm है, और आपका टूथ की जो साइज है चौड़ाई जी 16 दांत की वो 100 mm है। तो ठीक है। 20 mm के लिए आपको पास जो 20-80 mm में बाकी के दांत तो हो गए, लास्ट वाली दाढ़ कहाँ से निकलेगी? ठीक। उसको निकलने के लिए आपको जॉ को बड़ा होना जरूरी था। तो इसलिए वो जॉ बड़ी क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने सॉफ्ट डाइट ली। हार्ड डाइट लेते टाइम से पहले से 7-8 साल के बाद हार्ड डाइट लेना स्टार्ट करते, फ्रूट्स वगैरह, सलाद वगैरह। और खाना लाइक इसमें खुल के खाना चाहिए, चबा थोड़ा चबा चबा के खाना चाहिए। चबा के अच्छे से खाना चाहिए। अगर चबा चबा के आप खा रहे हैं तो फिर आपकी स्पेस बन जाता है तो दाढ़ निकल जाती है। और अगर आपका स्पेस नहीं बन रहा, दाढ़ अंदर फंस गई, तो आपको सर्जरी करके निकलवा देनी चाहिए। उसके बहुत सारे नुकसान है अदरवाइज। सिस्ट बन जाती है, जॉ पेन, मसल ओके। पेन, टीथ क्रुक्ड हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि पीछे से फोर्स दे रहा है ना वो। राइट राइट राइट। तो इसलिए, और आगे वाले दाढ़ को खराब कर देगा फिर वो, तो रूट कैनाल करानी पड़ेगी अगले वाले की भी। इसलिए इम्पैक्टेड दांत का एक ही इलाज है, वो आपको निकलवाना पड़ेगा। सॉर्टेड है, सॉर्टेड। तो एक चीज बताओ मेरे को कि जावेद जी, जो ब्रेसेस होते हैं, लोग ब्रेसेस लगवा लेते हैं, तो ये एग्जैक्टली क्या है और क्यों लगवाने चाहिए, क्या रीजन है इसका? देखिए, ब्रेसिस का ट्रीटमेंट तब कराते हैं लोग बाग जब उनके दांत मिसअलाइन हो, अलाइनमेंट में ना हो, एक गोलाई में ना हो, एक आर्च में ना हो, टेढ़े मेढ़े हैं या बाहर हैं। तो बाहर हो गए तो फेशियल प्रोफाइल अच्छी नहीं लग रही, दिखते कंसर्न हैं है। वो। एस्थेटिक के साथ साथ ये भी कंसर्न रहता है कि यार फीमेल है तो शादी नहीं होगी जल्दी से, हर किसी को एस्थेटिक अच्छा चाहिए। अब तो मेल्स भी इस चीज़ पे ध्यान देने लगे हैं। बिल्कुल सही। तो अगर आपके अतीत मिसअलाइन है तो आपको ब्रेसिस का ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। और क्या इसमें खर्चा आता है आपके हिसाब से? खर्चा वो अलग अलग डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से करा रहे हैं, मेटल के ब्रेसिस से करा रहे हैं या सिरेमिक के ब्रेसिस से करा रहे हैं या अलाइनर्स के थ्रू करा रहे हैं, और या कितना लंबा ट्रीटमेंट है, कितना लॉन्ग ड्यूरेशन का है। कोई ट्रीटमेंट आपका 8 to 10 मंथ का होता है, तो कोई 2 to 3 ईयर्स तक होता है। तो वो डिपेंड ऑन ड्यूरेशन, डिपेंड ऑन ट्रीटमेंट टाइप। तो नॉर्मली आप इसका मान लें, अगर आप मेटल ब्रेसिस लगवाते जी। हैं, अलग अलग क्लिनिक का डिपेंड करता है, डॉक्टर के स्किल का भी डिपेंड करता है। जो मैं अपने क्लिनिक का चार्जेस बता सकता हूँ ज़्यादा एग्जैक्ट। राइट। 25,000 to 35,000 हम मेटल ब्रेसिस का चार्ज करते हैं, ओके। जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। है। वो भी इंस्टॉलमेंट में, हम जैसे 1 साल का ट्रीटमेंट है, 1.5 साल का ट्रीटमेंट, तो इंस्टॉलमेंट में हो जाता है। और सिरेमिक ब्रेसिस में 4 to 5,000 के चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। ओके। बस वो एस्थेटिकली अच्छे लगते हैं थोड़ा सा, और कोई रीज़न नहीं है, बाकी सेम फंक्शनल होता है। तो गारंटी है कि ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल अलाइन हो 100% जाएंगे? गारंटी है। मैं कुछ केसेस दिखाता हूँ, इतने सीवियर केसेस थे, 8 to 10 मंथ्स में हमने उनको अलाइन किया है। और उतारने के बाद भी उनके टूथ अलाइंड है? उतारने के बाद में एक्चुअल परेशानी स्टार्ट होती है। अच्छा, लोगों कैसे? को लगता है कि ट्रीटमेंट अब हमारा हो गया। जिन लोगों ने ऑर्थो ट्रीटमेंट कराया है उसमें तो 90% लोगों के साथ एक दिक्कत ये रहती है कि अब सपोज करो किसी ने 1.5 साल या 2 साल उसका ट्रीटमेंट चला, जी। ऑर्थो ट्रीटमेंट, ब्रेसेस लगवाए थे उसने। अब वो हर महीने जा रहे हैं, आ रहे हैं, शादी, खाना पीना, उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब वो थक चुके होते हैं। जब वो लगवाते तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, ब्रेसेस लग जाए। फिर प्रॉब्लम तब आती जब 3 महीने 4 महीने हो जाते हैं, जब उनको लगता है कि यार अब ये स्ट्रेस बनता जा रहा है माइंड का। 1.5 साल 2 साल बाद जिस टाइम वो हट जाते हैं ना, अब केयर करने की नीड एक्चुअल में अभी स्टार्ट हुई है। जब तक तो वो बंधे हुए थे वायर से, डेंटिस्ट ने, आप कुछ कर बिल्कुल। नहीं सकते थे। बिल्कुल। आप जैसी हटे, अब जो दांत अपनी जगह से दूसरी जगह गए थे ना, वो वापस रिलैप्स करते हैं। उस रिलैप्स को बचाने के लिए हम रिटेनर दिए जाते हैं। वो रिटेनर का काम ये होता है कि जो हड्डी एक जगह से हट के दूसरी जगह दांत गए हैं, जो वो बनी है, वो इतनी कैल्सीफाई हो जाए कि दांत वापस ना आ पाए। तो उसको टाइम लगता है, 6 महीने से लेकर के 1.5 से 2 साल तक लग जाते हैं। राइट। जिसकी बोन डेंसिटी अच्छी है उसका जल्दी हो जाता है, जिसकी बोन डेंसिटी खराब है उसका और देर में होता है। जिसका ओरल हाइजीन मेंटेन रखा है उनका जल्दी ठीक हो जाता है, रिलैप्स होने कम चांसेस रहता है। जो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रख रहे, दांतों की क्लीनिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ब्लीडिंग गम्स हो गए हैं, डेंसिटी कम है, उनके जल्दी रिलैप्स होते हैं और देर तक रिटेनर लगाना पड़ता है उनको बचाने के लिए। लेकिन पेशेंट के साथ यही परेशानी है कि वो 1.5 साल बाद या 2 साल बाद उसको लगता है कि मैं आज़ाद हो गया, अब मुझे, उसमें वो लापरवाही बरतता है। ज़्यादातर तो रिटेनर खो जाते हैं, गिर गए तो वो 2-4 दिन उसमें लापरवाही, अब रिलैप्स हो गया। अगर पुरानी वाली कास्ट नहीं है जिसके ऊपर रिटेनर बने थे तो ट्रीटमेंट खत्म। ठीक है। अब आपके लिए क्या था कि आपके पास वो कास्ट होनी ज़रूरी है, जिस लास्ट टाइम जब आपने इंप्रेशन किया था पोस्ट ट्रीटमेंट, जी। अगर वो है तो आप दोबारा रिटेनर उस पर बनवा सकते हैं। लेकिन पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं कि जब से रिटेनर हो गया 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो वो इग्नोर मार देते। जब उनको दिखता है रिलैप्स होना स्टार्ट हो गया, तब वो डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करते हैं। और फिर वो दोबारा खर्चा, एक्सक्यूज़ सब बनाते कुछ। हैं कि ये हो गया था, लेकिन उनको नहीं पता कि लॉस उन्हीं का ही हुआ है और खर्चा तो दोबारा है ही है। वो बिल्कुल। डरते भी हैं कि यार डेंटिस्ट डांटेंगे। अरे क्यों डांटेंगे?
अगर डांट भी रहे हैं तो किस लिए डांट रहे हैं कि आपने जिस ट्रीटमेंट में 1.5 से 2 साल खर्च किए, आपकी 10 दिन 15 दिन की लापरवाही से आपका ट्रीटमेंट खराब सब कुछ खराब हो गया और डेंटिस्ट का रिकॉर्ड खराब हो रहा है। बिल्कुल सही, वो ब्लेम तो डेंटिस्ट पे करेगा ना कि वो इनडायरेक्टली आपकी वजह से हुआ है। हाँ, कि मैंने तो ये ट्रीटमेंट ही करा के गलती कर दी। लेकिन अगर वो अच्छे से रिटेनर पहनते हैं तो वो रिलैप्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। गॉट इट। और एक चीज बताइए, इसमें एक टर्म आती है डेंटल ब्रिज या डेंटल इम्प्लांट, तो ये क्यों कराना चाहिए, थोड़ा ऑडियंस को बेसिक से समझाइए। देखो, डेंटल ब्रिज या डेंटल इम्प्लांट वहाँ कराया जाता है जो मिसिंग टूथ हो, आपका दांत निकल गया, ओके, तो आपको मिसिंग टूथ को रिप्लेस करना है तो या तो इम्प्लांट करा सकते हैं या ब्रिज लगवा सकते हैं। ठीक है। आपके एक दाढ़ निकल गई या दांत निकल गया, अब पहले ब्रिज लगाया जाता था कि एक दांत पीछे का घिस दिया, एक दांत आगे का घिस दिया, उन पर सपोर्ट लेकर के एक ब्रिज लगा दिया 3 दांतों का। ब्रिज का मतलब ये पुल, एक क्राउन इस पर, एक क्राउन इस पर। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, उन्होंने कहा कि इन 2 दांतों को हम नेचुरल दांतों को घिसेंगे, ये घिसने से तो कमजोर हो रहा है ना, ऐसा करते हैं इम्प्लांट लगाते हैं। एक सीधे टाइटेनियम का स्क्रू उसी जहां से रिप्लेस हुआ वहीं लगा दिया बोन के अंदर। 3 महीने के लिए उसको छोड़ दिया, वो बोन के साथ ऑस्टियो इंटीग्रेट किया, उसके बाद उस पर कैप लगा दिया, तो आपके 2 दांत बच गए। इम्प्लांट का एक्चुअल में ये फायदा है कि आपको 2 नेचुरल दांतों को घिसना नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि इम्प्लांट हो भी पाता है, नहीं भी हो पाता है। आपकी बोन की डेंसिटी कम है, आपकी बोन पतली है, रिज नहीं है, तो भी इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। आप कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज़ है तो भी इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। हाई डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो भी इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। तो इम्प्लांट कराने के लिए फिर सबसे लास्ट और पहली चीज़ है कि इम्प्लांट कॉस्टली होता है, हर किसी का अफोर्डेबल नहीं है बजट। लेकिन टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा आती है, इम्प्लांट काफ़ी अफोर्डेबल हो गए। जो इम्प्लांट अच्छे इम्प्लांट मेड इन यूएसए के इम्प्लांट 20,000 के अंदर में हो जाता है। ओके। वरना वही इम्प्लांट की कॉस्ट कुछ साल पहले 80,000 तक जाती थी। और बहुत सारी जगह पर वो इम्प्लांट जो 20,000 का है, कहीं पे अफोर्डेबल है, कहीं पे थोड़ा सा प्रीमियम क्लास है, तो वो महंगे हो जाते हैं। लेकिन आपके पास उसको कराने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, बोन होना भी ज़रूरी है, बोन की डेंसिटी होना भी ज़रूरी है, आपका हेल्दी होना भी ज़रूरी है। फिर उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ओरल हाइजीन भी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं कि आपने 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार रुपये इम्प्लांट में खर्च कर दिए तो आपका परमानेंट अमर हो गया। आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करो, नेचुरल दांत की तरह ब्रश नहीं करोगे तो वो फेल हो जाएगा। आपको ब्रश का ध्यान रखना है, आपको क्लीनिंग प्रॉपर रखनी है। अगर बोन डेंसिटी नहीं है, हेल्दी नहीं है, किसी वजह से टूथ इधर वाला भी खराब है, टिल्ट हो गया है, जैसे मिसिंग टूथ के बाद आपने काफ़ी टाइम, तो फिर ब्रिज ही लगाना पड़ता है। फिर ब्रिज का ये भी है कि वो अफोर्डेबल होता है, हर कोई इम्प्लांट नहीं करा सकता, राइट। तो अफोर्डेबल की वजह से भी लोग ब्रिज प्रेफर करते हैं। थोड़ा सस्ता है, इम्प्लांट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, कई जगह पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ओके। जो ब्रिज 5-6 हज़ार में स्टार्ट लग जाता है, वो इम्प्लांट 20-25 हज़ार में लगता है। जहाँ ब्रिज अच्छी क्वालिटी का 18 से 20 हज़ार में लगता है, वहीं पे इम्प्लांट अच्छी क्वालिटी का 60-70 हज़ार, 80 हज़ार तक भी जाता है एक सिंगल इम्प्लांट। गॉट इट। तो कॉस्ट का भी, हेल्थ का इशू भी रहता है। तो ये तो आपको डेंटिस्ट ही बताएंगे अच्छे से कि आपके लिए इम्प्लांट बेटर है या ब्रिज बेटर है, वो देख करके कंडीशन। और जैसे कि इम्प्लांट से रिलेटेड ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि क्या होता है कि लोग ना, जिसका दांत निकल जाता है तो उसकी जगह लोग, जैसे आपने बताया, स्क्रू से ब्रिज बनवा लेते हैं, कुछ लोग मेटल टीथ लगवा लेते हैं, कुछ लोग गोल्ड का टीथ लगवा लेते हैं। तो ये टीथ को इफेक्ट नहीं देता लॉन्ग टर्म में कुछ, या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं? नहीं, इम्प्लांट तो टाइटेनियम का है। अब जो गोल्ड के या मेटल के टीथ लगते थे वो क्राउन लगते थे, कैप लगते थे दांत के ऊपर। आपने आरसीटी कराई तो कैप लगवा दिया मेटल का या गोल्ड का, ओके। और आपने इम्प्लांट कराया तो उसके ऊपर भी कैप लग जाता है। तो इम्प्लांट का मेटल के नुकसान यही थे कि मेटल की एलर्जी है किसी को तो एस्थेटिक देखने में अच्छा नहीं लगता था कि यार मेटल का दांत है। और तीसरी चीज़, एमआरआई सिटी स्कैन करते वक्त भी हैम्पर करता है वो। तो उसकी टेक्नोलॉजी आ गई कि बाद में मेटल फ्री क्राउन्स आ गए, जिरकोनिया का फुल सिरेमिक क्राउन आ गए, जिरकोनिया वगैरह। तो उसके अंदर आप एमआरआई सिटी स्कैन सब कुछ करा सकते हैं, एस्थेटिक भी अच्छा होता है, टूथ कलर्ड भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो आप टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ चुकी है आज के वक्त में कि अब जरूरत नहीं है मेटल की क्राउन लगवाने की या गोल्ड के क्राउन लगवाने की। गॉट इट। और एक चीज लाइक आरसीटी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। आरसीटी एग्जैक्टली होती क्या है और कब करानी चाहिए और क्यों करवानी चाहिए? आरसीटी ट्रीटमेंट जो होता है बेसिकली। आरसीटी असल में, आरसीटी की फुल फॉर्म है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। राइट। रूट का मतलब दांत की जड़, ठीक है। उसके अंदर जो कैनाल्स है ना, नालियां हैं नर्व की, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो कब कर रहे हैं? जब आपका दांत नर्व तक खराब हो चुका है। मैंने बताया था कि पहले लेयर इनेमल होती है, दूसरी डेंटिन, तीसरी पल्प यानी नर्व्स। ठीक है। अगर आपकी इनेमल खराब है तो आपको कोई सेंसेशन नहीं आएगा, कोई पेन नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा।
उस कंडीशन पे आपको फिलिंग करानी है, वो कैरियस पार्ट हटाएं, फिलिंग कराएं, आपका दांत हेल्दी है और वो ट्रीटमेंट भी बहुत कम पैसों में हो जाएगा। आप उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि पेन नहीं है। इंडियंस का है कि जब दर्द होगा तभी जाएंगे, तो आपको फिर कोल्ड के सेंसेशन आ जाते हैं, कई बार वो भी नहीं आते हैं। आपका डेंटिन तक जब कैरियस पहुंच जाती है, डेंटिन तक पहुंच गई तो भी आप फिलिंग करा सकते हैं, कैल्शियम का बेस लगा करके भी, कई बार डीप ओके कैविटी है ओके। तो वो उससे भी दांत बच जाता है। अगर आपने उसको उस वक्त में भी इग्नोर कर दिया तो फिर वो कैरियस पल्प तक पहुंच जाएगी। जब वो पल्प तक पहुंचेगी तभी आपको दर्द होगा। अगर आपको दर्द स्टार्ट हो गया है तो फिर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही कराना पड़ेगा, आरसीटी। दांत बचाने का एक ही ट्रीटमेंट है, वो है रूट आरसीटी। कैनाल ट्रीटमेंट, ओके। और ये फेल भी हो जाता है इसका रिजल्ट? बहुत सारी जगह है, बहुत सारा रीज़न है फेल होने के। इसके ऊपर मैंने काफ़ी लॉन्ग वीडियोस बनाई हुई हैं। जी। देखिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट 2 रीज़न से फेल होता है। एक तो डेंटिस्ट का फॉल्ट होता है, एक पेशेंट के फॉल्ट से। डेंटिस्ट का फॉल्ट क्या है कि जो क्वैक हैं, अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको तो रूट कैनाल करनी आती नहीं है। 90% 100% अनएथिकल वालों को नहीं आती है। और जो एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो न्यू फ्रेशर डेंटिस्ट हैं, उसमें से भी बहुत लोग अच्छे से रूट कैनाल नहीं कर रहे हैं। उनका स्किल इतना अच्छा नहीं है। फ्रेशर डेंटिस्ट हैं, वो खराब कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अपडेट भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे डेंटिस्ट ऐसे हैं जो इतनी अच्छी रूट कैनाल कर रहे हैं जैसी एक्चुअल में होनी चाहिए, लेकिन लोग क्वैक्स की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चार्जेस बहुत कम है। उनको तो इसकी अहमियत ही नहीं पता है। उनको लगता है कि यार किसी अच्छे स्किल डेंटिस्ट ने मुझे किसी चीज़ के 4,000 रुपये चार्ज बताएं रूट कैनाल के, वही यार ये 1,500-2,000 रुपये बता रहे हैं, तो मैं 2,000 में कराऊंगा। उनको लग रहा है कि ये और ये बस सिर्फ पैसों का डिफरेंस है। पैसों का डिफरेंस नहीं है, वो स्किल का डिफरेंस है। आप अपने हार्ट सर्जरी किसी एक नॉर्मल क्वैक से कराएंगे, आपको डर है ना कि मेरी डेथ हो जाएगी। और ये होता है डॉक्टर्स में भी, ये चीज होती है कि जो एक नोन डॉक्टर है, एक्सपीरियंस डॉक्टर, उसकी फीस ज्यादा होती है और जो नॉर्मल फ्रेशर डॉक्टर है उसकी फीस कम होती है। हाँ, कम होती है, स्किल भी तो नहीं है ना उसके पास, लेकिन वो राइट। दांत भी तो आपका ही खराब कर रहे हैं। आपसे चार्ज भी ले लिए 2,000 और फिर टूथ भी आपका खराब कर दिया। और ये एक चीज क्लियर करो, एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आ जाता है मिनिमम? रूट कैनाल ट्रीटमेंट 2000 2500, एक बहुत छोटे से एरिया में अगर कोई क्लिनिक है जी। ठीक ठाक तो वो चार्ज करते हैं। और 2500 से लेकर के 12,000 13 14,000 तक नॉर्मली डेंटिस्ट चार्ज करते हैं, और वो Okay. वर्थ इट है। उसमें उस तरह के मटेरियल्स भी यूज होते हैं, बायोसेरेमिक जो सीलर है वो यूज़ हो रहे हैं, इक्विपमेंट आपकी स्टरलाइज है या नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी की आपकी फाइल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, आरबीजी एक्सरे वगैरह हो रहे हैं उसके अंदर। तो ये पेशेंट को नहीं पता होता कि क्या क्या डिफरेंस है। तो मैं बता रहा हूँ, अपेक्स लोकेटर है कि आपकी कैनाल्स प्रॉपर वर्किंग लेंथ हुई है नहीं हुई है, तो जितने अच्छे इक्विपमेंट होंगे उतना अच्छा ट्रीटमेंट आपका होगा। जितना अच्छा डॉक्टर्स का स्किल होगा उतना अच्छा ट्रीटमेंट आपका होगा। तो ज़्यादातर जो आरसीटी फेल होती हैं, वो पहला रीज़न खराब डेंटिस्ट, ओके। क्वैक, अनएथिकल प्रैक्टिस, स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना, ये होते हैं। सेकंड होती है कि अगर आपकी रूट कैनाल किसी अच्छे डेंटिस्ट ने, स्किलफुल डेंटिस्ट ने कर भी दी, तो फिर आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या आपकी बॉडी में कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से वो रिकवरी जल्दी ज़्यादा देर तक नहीं रोक पा रही हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज डिजीज़ हैं, हाई डायबिटीज़ है, तो आरसीटी फेल होने के चांसेस है। लेकिन अगर आरसीटी फेल होगी तो दोबारा री आरसीटी हो जाती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं मेरे पास, काफ़ी Okay. मेरे यूट्यूब चैनल पर भी वीडियोज़ हैं कि आरसीटी कराई थी, दर्द नहीं जा रहा, मैंने नस कटवाई थी, उनको नहीं मालूम कि यार ये नस कटवाना क्या होता है। नर्व का गुच्छा होता है, नर्व ढूंढनी पड़ती है प्रॉपर कैनाल, प्रॉपर लोकेशन पर। ये काफ़ी टफ प्रोसीजर है, इतना इजी प्रोसीजर नहीं है कि आप किसी के पास जाएं और आरसीटी करा रहे हैं। इसीलिए आपकी आरसीटी फेल होती है, क्योंकि उसको आरसीटी का आर भी नहीं आता, सीटी तो बहुत दूर की बात है। रूट कैनाल की उनको एक्सेस ओपनिंग प्रॉपर नहीं आती है, जहाँ पर नर्व हमें मिलनी चाहिए वहाँ ओपन ना करके वो कहीं और गड्ढा कर रहे होते हैं, उसकी वजह से आपका दांत खराब हो जाता है। गॉट इट, गॉट इट। काफ़ी टाइम तो ऐसा होता है कि एक्सेस प्रेशर रिलीज होने की वजह से आराम हो जाता है, लेकिन जब वो पस बन जाता है नीचे, तो फिर वो बाद में कहते हैं इन्फेक्शन हो गया। और पेशेंट को तो डर रहता है कि यार इन्फेक्शन हो गया तो जी निकाल दो। वो उस पर इतना बिलीव किए हुए बैठे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि इनकी फॉल्ट की वजह से मेरा दांत खराब हुआ है, और अब मुझे निकालने के लिए भी यही कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक की जगह दो ओपिनियन ले लेने चाहिए। सबसे ज़्यादा स्कैम डेंटल ट्रीटमेंट में होता है 98%, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, और उसमें भी 98% रूट कैनाल में होता है। गॉट इट। रूट कैनाल सबसे ज़्यादा स्कैम। और ये स्कैम तभी होता है ना कि वो एक चीज आपकी, कम चीजें बताते हैं वो आपको,
सो दैट कि कोई ना कोई दिक्कत आगे सबसे जाकर ज्यादा बेसिक यही है कि लोग कंपेयर यही करते हैं कि यार इसके आरसीटी के चार्जेस बहुत कम है, वहीं फंसता है इंसान। हाँ, एक तो आरसीटी के चार्जेस बहुत कम है, ना ही तो वो उनका स्किल देख रहे हैं, ना प्रॉपर इक्विपमेंट देख रहे हैं। कई जगह पे ऐसा है कि लोग चैरिटेबल क्लिनिक चला रहे हैं, 1500 की रूट कैनाल कर रहे हैं और इतनी अच्छी रूट कैनाल कर रहे हैं, 6 to 7,000 वाली रूट कैनाल से भी ज्यादा अच्छी रूट कैनाल कर रहे हैं। बहुत डेंटिस्ट हैं, स्किल वाले डेंटिस्ट हैं, मैंने देखा है। तो जरूरी नहीं पैसे गए, लेकिन आप ये देखें कि वो प्रैक्टिस जिस डेंटिस्ट के पास आप जा रहे हैं उनके इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज हैं नहीं है। कभी पता चल रहा है कि वही इंस्ट्रूमेंट सब में यूज हो रहे हैं, इसका इन्फेक्शन आप में हो, उसका इन्फेक्शन ये दूसरे चीज में। बहुत मैटर करती है कि वो डॉक्टर अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको साफ कर रहे हैं, प्रॉपर हाइजीन में रख रहे नहीं हैं। रख रहे 90%। आप देखें, आप 8,000 तो डेंटिस्ट क्वैक एक डेंटिस्ट चीज दिल्ली मेरे के को अंदर है। आप रिकमेंड करो कि लोग ना गवर्नमेंट डॉक्टर्स को भी बहुत प्रेफर करते हैं, तो इस केसेस में गवर्नमेंट के पैनल्स के थ्रू भी डेंटल ट्रीटमेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट में तो इससे भी बड़ा ब्लेंडर हो रहा है। तो किस में जाना चाहिए, प्राइवेट गवर्नमेंट में तो डॉक्टर? डेंटल ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, पहली बात। तो लोग कर रहे हैं। नहीं करते ना, होता ही नहीं डेंटल ट्रीटमेंट। 9 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर डेंटल ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ एक्सट्रैक्शन होते हैं। ओके ओके डेंटल कॉलेज में होते हैं कुछ ट्रीटमेंट, ओके। उसमें भी ये नुकसान रहता है कि फ्रेशर डेंटिस्ट भी आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं कई बार, तो वो डिपेंड करता है कि किसका स्किल ज्यादा अच्छा है, और फ्रेशर के मतलब हत्थे चढ़ गया। एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो भाई हाँ, तुम पे एक्सपेरिमेंट होगा। पेशेंट पे होगा ना, आप कॉम्प्रोमाइज भी तो कर रहे हैं ना, पैसे नहीं लग रहे हैं आपके वहां पर। जो ठीक ट्रीटमेंट है। आपका 10,000 का था वो आपका 500 रुपए में हो रहा फॉर ओ एग्जाम्पल, भाई, तो एक्सपेरिमेंट तो होगा ना, कहाँ सीखेंगे, हमने भी तो सीखा है ना। तो फिर तो बंदा भी उड़ सकता है इस केस हाँ, में तो। वो डिपेंड, अगर आपके पास फाइनेंशियली ठीक है तो आप अच्छे डेंटिस्ट ले लेंगे, फाइनेंस नहीं है बट बहुत आप सारे लोगों के प्रेफर ये पास, कह रहे तो हैं फिर कि वो आप बेचारे एक प्राइवेट डॉक्टर पे जाइए जिसके पास एक्सपीरियंस हो। स्किल Skill- एक्सपीरियंस दोनों। ऐसा नहीं है Right. क्वैक्स 20-20 साल से बैठे हुए हैं, उनके पास स्किल नहीं है, स्किलफुल इक्विपमेंट नहीं है। डॉक्टर होना चाहिए। आप उनके पेशेंट से फीडबैक ले सकते हैं क्या, अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उनके पास जो डेंटिस्ट पेशेंट बैठे हुए हैं, देखो आप उनको कुछ थोड़ी दिन मार्केट ऑब्जर्व रिसर्च करो। भी करो, ये कहना चाह रहे हो, बिल्कुल फीडबैक्स देखो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि feedback। डेंटल एक ऐसा वो है, कैटेगरी है कि बहुत सेंसिटिव है। यहाँ अगर गड़बड़ होगी सो माइट बी लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज आपके साथ जुड़ जाएगी, आपकी शरीर जी, के जी, साथ जी। अगर कुछ भी गड़बड़ होगी। और इलाज तो ये है कि भाई दिन में 2 बार ब्रश कर लो, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। फिर वो बचाव भी इलाज है, सबसे अच्छा तो यही है। बिल्कुल। और एक चीज होती है ट्रेसमस करके एक टर्म है इसमें कि मुंह कम खुलता है कुछ लोगों का, राइट? तो ये चीज थोड़ा सा आप समझाएंगे? क्रिसमस क्या होता है कि असल में जैसे किसी का मुंह नहीं खुल रहा, तो वो कई बार कई लोगों को होता है, जैसे कि ना कोई चोट लग गई, जी तो जॉइंट पे चोट लग गई, ब्लड जम गया, उसकी वजह से मुंह खुलना कम हो जाता है। गुटखे खाने वालों को या छाली पान तंबाकू खाने वालों को, जो लोग छाली ज़्यादा खाते हैं उनके गाल में बैंड्स पड़ जाते हैं, तो उसको OSMF कहते हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, फाइबर्स के बैंड पड़ जाते हैं, ओके। उनके मुंह नहीं खुलते हैं। तीसरी चीज़ होती है जो जैसे चोट लगी है तो, या फिर कई बार डेंटल ट्रीटमेंट करा रहे हैं लोग बाग, डेंटल ट्रीटमेंट में 1 घंटे 1.5 घंटे तक मुंह खोला है, उसकी वजह से मसल्स में स्वेलिंग आ जाती है, उससे भी ट्रिसमस हो जाता है, फिर कई दिन तक मुंह नहीं खुलता है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, गुटके वाले का अलग है। फॉर एग्जांपल डेंटल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, निडिल लगाई है अंदर, जी तो वो मसल्स को, फाइबर्स को ट्रॉमा करते हुए जा रही है, तो उसमें जी। स्वेलिंग आ जाती है, उसकी वजह से भी मुंह खुलना बंद हो जाता है। ठीक है। ये टेम्पररी मुंह खुलना क्रिसमस हुआ, इंजेक्शन की वजह से हो या फिर मुंह ज़्यादा देर खोलने की वजह से हो। अगर आपके साथ ये कंडीशन हुई है तो आपको फर्स्ट डे ही प्रैक्टिस करनी है वापस मुंह खुलने की। दर्द हो रहा है तो आप पेन किलर लें, मसल रिलैक्सेंट ले लें, अपने डेंटिस्ट से लिखवा लें अच्छी सी ठीक है। और टैबलेट खाएं, उसके बाद प्रैक्टिस करना। आप हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करेंगे विद इन अ डे, तो आपका मुंह 1 दिन में खुल जाएगा, और आप जितना आराम से खोलेंगे 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 2 महीने बाद, तो उतना ही डिले होगा, उतना ही टफ हो जाएगा। मतलब प्रैक्टिस स्टार्टिंग स्टेज प्रैक्टिस से स्टार्टिंग डे से स्टार्ट कर करना दो। अगर आपका टेम्पररी हुआ है तो। ठीक है। अगर आपका जैसे कि लॉन्ग टर्म से हुआ था, क्रॉनिक हुआ था, जैसे छाली खाने की वजह से हुआ है, तो वो आपका प्रैक्टिस के साथ साथ आपको उसके लिए इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं इंट्रालीजनल, या फिर अगर बहुत ज़्यादा फाइबर्स के बैंड पड़ गए तो फिर वो सर्जरी होती है। अब तो इसी चीज पे आते हैं, जब जैसे कि आपने कहा लोग चैनी खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो इनके दांत आपको ना मोस्टली रेड मिलेंगे, राइट? और मतलब बड़े गंदे दांत मिलेंगे, लेकिन फिर भी खाए जा रहे हैं वो। तो उन लोगों को बताओ ये चीज, जो ये चीजें खाते हैं, कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं उनके टीथ पर। नहीं, उनके साइड इफेक्ट तो उनको भी पता है, वो नहीं मानेंगे। बताओ, डरा डर डर तो होना चाहिए ना, डर का माहौल बनाओ। डर हमसे ज्यादा उनकी उस पैकेट पे बना हुआ है, एक पोस्ट बना हुआ है कि मुंह का कैंसर होता है इससे, और उस पर इतना बड़ा कैंसर की फोटोज हैं। एग्री अब वो उसी को लेकर के खा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जिसको डिजीज हो जाती है ना, सबसे बड़ा लॉस उसको होता है। आपको मैं सीरियसली बताऊं, एक ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, इसका एक
मेरे पास एक पेशेंट आया था, उनके पापा को मुंह का कैंसर हुआ। ओके। और जब मुंह का कैंसर हुआ ना, तो उनकी ये बोन वगैरह सब गल गई। उसके अंदर इतनी स्मेल आती थी कि उनके बच्चे जब उनको लाते थे क्लिनिक में, तो बाहर से ही बिठा के और अपना बाहर चले जाया करते थे। क्लिनिक में बिठा दिया और अपना बाहर गए। तो बच्चों ने उस वक्त में भी साथ छोड़ दिया, और हम उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको अटेंड कर रहे हैं, डबल मास्क ट्रिपल मास्क लगा करके। उसके बाद अपने क्लिनिक को दोबारा रीपरफ्यूम करना पड़ रहा है, और हमें मतलब डिसइंफेक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि हम डेंटिस्ट हैं, तो हमें उनको, हमारी मजबूरी भी है और एथिक्स के भी खिलाफ ये है कि हम आपका उनको नहीं काम छोड़ है, सकते। बिल्कुल बहुत अच्छी लेकिन बात है इसे। उनके बच्चों को भी बनता है कि यार इतना तो माँ बाप के साथ ना करो कि जिन्होंने पाला था, पोसा था, और ऐसे स्टेज पे तो जरूरत थी सबसे ज्यादा। बिल्कुल जरूरत है। चाहे उनकी लापरवाही से हुआ ट्रीटमेंट, कैंसर हुआ, कुछ भी हुआ, छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। आप भी मास्क पहनें, प्रिकॉशन लें, लेकिन साथ खड़ा रहना जरूरी है यार। माँ बाप को ऐसे छोड़ देते हैं, और सीरियसली मैं बता रहा हूँ, बिहेव उनका ऐसा होता है कि ये बस जल्दी से इन डेथ करें और ये जाएं, और बहाना लगाते हैं कि ये परेशान है, बहुत परेशान है। कैंसर वाले पेशेंट के साथ यही होता है, और कैंसर वाला पेशेंट अपने पैसे खर्च करता है अपने ट्रीटमेंट पे, जो उसने पूरी ज़िंदगी कमाए, और उनके बच्चों को वो ज़्यादा लगते हैं, वो खर्च नहीं करना देना चाहते। एक्स्ट्रा का ट्रीटमेंट जी, अब सपोज करो उनका एक मकान है, 50 लाख रुपए का मकान है, अभी कैश फॉर्म में उनके पास नहीं है, लेकिन उनकी सर्जरी में अभी 4-5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, तो उनके बच्चे किसी कीमत पर मकान नहीं बेचेंगे, वो बहाने लगाएंगे या वो कर्जा करेंगे कि बस 2-3-4-5 लाख रुपए का कर्जा हो जाए, और फिर वो उस पर एहसान जताएंगे कि हमने तुम्हारे चक्कर में कर्जा किया है। इसलिए ना, मेरा जो कहने का मतलब ये है कि आपको अपना ध्यान खुद रखना है। जब आपके साथ कोई ऐसी डिजीज होगी या कोई ऐसा हादसा होगा, ना तो आपके बच्चे साथ खड़े होंगे, ना आपकी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, वो फिर बच्चों की हो जाती है, और कोई साथ देना, और जो तकलीफ होगी वो भी सिर्फ आपको ही झेलनी है, एग्री। कोई मैं भी दूसरा नहीं देखने देखो वाला। यही कहना चाहूंगा इस केस में, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है, राइट। ये चीज हर उस इंसान को समझनी चाहिए जो ये सब चीजें करता है। लोग स्मोकिंग भी करते हैं, उनकी वजह से उनके टीथ में भी प्रॉब्लम आती है, राइट। टीथ भी ब्लैक ब्लैक दिखने लग जाते हैं, स्टेन्स आ जाते हैं। स्टेन्स आ जाते हैं। और ऑब्वियसली तंबाकू खाते हैं, कैंसर के तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो ऐसी स्टेज तक जाना ही क्यों। और अभी आप एक एग्जांपल भी बता रहे थे कि आप कि एक डायबिटिक पेशेंट थी, राइट। उसको भी डायबिटीज बहुत ज्यादा होने की वजह से जो भी उसने ट्रीटमेंट कराया, रूट कैनल ट्रीटमेंट था, जो भी था, वो एट द एंड एक ऐसी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया कि जिसका मतलब क्योर करते वक्त भी कहते हैं ना कि इंसान भी घबरा जाए हाँ, कि मेरे डेंजर साथ क्या हो जोन गया में यार। है। ये मतलब मैं अगर ये चीज पहले ध्यान रखती, तो एट द एंड आप अगर शुरुआत से थोड़ा थोड़ा टेक केयर करोगे ना, डे बाय डे, डेफिनेटली आपको स्टेज तक कभी क्या पहुंच ही नहीं पाओगे आप लोग। देखो, एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। जी। मुंह का जो कैंसर है ना, हाँ जी। ये सिर्फ गुटखा तंबाकू छाली से ही नहीं होता, ये लोगों को नहीं पता, ऐसी चीजों से भी होता है। टंग के कैंसर इस वक्त में 70-80% जो टंग के कैंसर हो रहे हैं, वो उन लोगों को हो रहा है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी गुटखा पान तंबाकू नहीं खाया। क्यों हो रहे हैं? टीथ शार्प एजिस की वजह से उनकी टंग कट गई, और कंटिन्यू ट्रॉमा हो रहा है 3 महीने 4 महीने। उनको मालूम ही नहीं है कि ये दांत इनकी शार्प एजिस थी, पहने थे, जिसकी वजह से ट्रॉमा हो रहा है, और वो ट्रॉमा हील नहीं हो पा रहा है, और वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज कैसे, लाइक टीथ कैसे, टंग कैसे कट गई, लाइक टीथ से? टीथ से कट जाती है टंग। अगर आपके दांत घिस गए हैं और शार्प एज हो गई है, तो वो उससे रगड़ खाएगी, ठीक है। तो जैसी रब ऑफ होगी उससे ट्रॉमा हो जाता है, छाला बन जाता है। अब वो क्या होता है कि वो फिजिशियंस के पास चले जाते हैं कि जी मेरे जीभ के नीचे छाला हो गया, वो छाले की दवाई खा जा रहे हैं, 10 दिन हो गए, लेकिन उसका जो एक्चुअल में ट्रीटमेंट था वो क्या था कि उस दांत की किनारी को घिसवा करके राउंड करना था। आप एक जख्म को बार बार ट्रॉमा कर रहे हैं ना, आपको पता ही नहीं है कि वो ट्रॉमा दांत से हो रहा है। बिल्कुल सही बात। अगर आप उसको राउंड ऑफ करा देते, उसको रिलीफ हो जाता, लेकिन वो हील होने से पहले बार बार ट्रॉमा हुआ जा रहा है, उसमें स्वेलिंग हो गई तो और ज्यादा ट्रॉमा हो रहा है। तो बहुत केस ऐसे हैं जिनके टंग में कैंसर सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि दांत शार्प एजिस हैं। शार्प एजिस की वजह से उनको गुमान में भी नहीं कि उनको कैंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैंने कभी गुटखा नहीं खाया, पान तंबाकू कुछ नहीं खाया कभी, तो मुझे कैंसर नहीं होगा। तो कैंसर के लिए तो आपका दांत ही काफी है। और जो गाल में दांत निकल गए, शार्प एजिस है, गाल की तरफ च्यू करे, जो अक्कल दाढ़ गाल में निकलती है, और आपकी चीक बाइटिंग कंटिन्यू हो रही है, उससे कैंसर हो जाते हैं। ज्यादातर कैंसर मुंह के इसी चीज से हो रहे हैं, और ये
कैंसर होने का एक ही रीज़न है, लैक ऑफ नॉलेज। लोगों को नॉलेज नहीं है कि इस वजह से, फिजिशियंस को भी नहीं पता होता है। ऐसा नहीं है कि फिजिशियन को हम ब्लेम करें कि वो अब दवाई दी जा रहा, बहुत फिजिशियन को नहीं पता कि यार ये टंग के और टीथ के ट्रॉमा की वजह से हो रहा है, वो कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर कोई फिजिशियंस भी हैं तो आप प्लीज़, अगर कोई टंग के नीचे कोई अल्सर हो रहा है या गाल चीक बाइटिंग कंटिन्यू हो रही है, तो आप उसको डेंटिस्ट के पास रेफर करें। बताएं उस पेशेंट को कि भाई आपको दांत की वजह से भी हो सकता है, एक बार जा करके दांत को चेक करें। कोई शार्प एजिज है, कोई दांत का कोना निकला हुआ है जिसकी वजह से आपको बार बार ट्रॉमा हो रहा है, तो उसको घिसवा लें। कोई इतना छोटा सा ट्रीटमेंट है, ना ही कोई सुन करना, ना कोई एलए देना, ना कोई सर्जरी है। बस वो शार्प एजेस को राउंड करना है, जिसकी वजह से वो स्मूथ हो जाएगा और ट्रॉमा नहीं होगा। बहुत फिर आप easy, दवाई खाएं, बहुत ईजी चीज है ये। मतलब कंसल्टेशन या 400-500 और कंसल्टेशन लाइक एक इंसान को कितने टाइम में करानी चाहिए? विद इन 6 मंथ करानी चाहिए, उनको प्रॉब्लम हो या नहीं। बिल्कुल करानी चाहिए, सो दैट आप तभी तो पता चलेगा कि भाई प्रॉब्लम है भी या नहीं भी। क्योंकि जो माइनर प्रॉब्लम्स होते हैं वो विद और इन आपने 6 जो मंथ में हो जाती चीजें है। बताई आई गेस ऑडियंस भी डेफिनेटली वो चीज समझेगी, कंसल्टेशन इज मस्ट, जी राइट? स्टार्टिंग से ही अगर आप ध्यान रखोगे अपना तो फिर कोई तो दिक्कत जरूरत आने नहीं नहीं वाली। तो मैंने ना आपकी कुछ वीडियोस देखी थी, तो उन वीडियोस में आपने कहा था कि जो जेनरिक मेडिसिन होती है उनसे बेटर होती हैं एथिकल मेडिसिन जो यूज करनी चाहिए। और लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो हमेशा प्रेफर करती है कि आपको जेनरिक मेडिसिन यूज करो, क्योंकि देखो मिडिल क्लास फैमिलीज इतना अफोर्ड नहीं कर पाती, जो पुअर क्लास के हो गए, राइट? अब उनके पास इतने पैसे नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है? और ऐसा तो नहीं है कि आप स्पॉन्सर्ड हैं इस चीज के लिए? नहीं, देखो एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैंने कभी जेनरिक के खिलाफ नहीं बोला, मैं जेनरिक के फेवर में हूँ। लेकिन ना उसके लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी, जो एथिकल मेडिसिन है ना ओके और जो जेनरिक मेडिसिन है, गवर्नमेंट कह रही है कि जेनरिक मेडिसिन से गरीब आदमी को फायदा होगा, कि ये सस्ती आती हैं, इस पे 80% का डिस्काउंट है, 90% का डिस्काउंट है। ओके अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, ये 90% डिस्काउंट क्यों देना है? 90% डिस्काउंट किस चीज़ पे दे रहा है? कि एक एथिकल मेडिसिन जिसकी टैबलेट की एमआरपी 200 है, ठीक है 10 टैबलेट के स्ट्रिप्स की एमआरपी 200 है, ठीक है वही जेनरिक की एमआरपी 250 है। ओके वो कह रही है कि इस पर हम 80% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 50 रुपए में दे रहे हैं। मतलब बहुत बड़ा 250 में, डिफरेंस है ये तो। ठीक है। अब एथिकल मेडिसिन 200 वाली आपके पास आ रही है 160 की या 150 की, अब 50 रुपए और 150 रुपए में तो फर्क है ना। बिल्कुल। लेकिन आपको ये चीज समझनी होगी कि जो 50 रुपए की टैबलेट आ रही है ना, पेशेंट को नहीं पता कि जेनरिक कौन सी है, एथिकल कौन सी है। अब बिल्कुल वो सही कहा आपने। उसको जो गरीब आदमी को सेल आउट की जा रही है ना, वो उसकी एमआरपी के हिसाब से बेची जा रही है। अगर गवर्नमेंट को इसमें कोई फायदा दिखाना है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उसकी एमआरपी पर कैपिंग हो जानी चाहिए कि ये जेनरिक मेडिसिन है, आप इसको एमआरपी 50 रुपए कर दें, डिस्काउंट ना दें। वहां क्या हो रहा है कि डॉक्टर्स उसको खरीद रहे हैं 50 नहीं 30 रुपए में, और उनको वो कह रहे हैं कि आपको 30% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ। 250 रुपए वाली पे 30% डिस्काउंट हो रहा है 75 रुपए। ठीक है कितने हो गए आपको? 175। 175। अब वो 175 की टैबलेट्स उसको मिल रही है पेशेंट को, 50 में नहीं मिल रही है, वो 175 में मिल रही है। पेशेंट को फायदा तब होता जब उसकी कैटेगरी डिवाइड हो जाती कि ये ग्रेड 1 की है, कि इसके अंदर प्रॉपर दवाइयाँ डली हुई जेनरिक के मॉलिक्यूल्स, ये ग्रेड 2 की है, इसमें कम मात्रा पाई गई है, इसकी टेस्टिंग में इसमें कम दवाइयाँ हैं। ये ग्रेड 3 है, इसकी एमआरपी पे कैपिंग हो जाती है कि आप डिस्काउंट मत दो पेशेंट को। पेशेंट को डिस्काउंट मिल ही नहीं रहा है, एक्चुअल में वो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स को हो रहा है। आप 2 एथिकल दवाइयाँ लें, उसके पास एक डॉक्टर को 25% डिस्काउंट मिल रहा है, 23% मिल रहा है एक्चुअल। और बहुत सारी दवाइयाँ तो ऐसी हैं जिसपे सिर्फ 17% मिल रहा है बिल पे जब मंगाते हैं। एमआरपी है 400 रुपये, और पेशेंट को उसमें 10% डिस्काउंट भी चाहिए, तो डॉक्टर्स को कितना बच रहा है? सिर्फ 7% का डिस्काउंट। 400 रुपये में मतलब 30 रुपीज़ के आसपास उसको बच रहे हैं, 28 से 30 रुपये। इसलिए वो एथिकल यूज़ कम कर रहा है, वो जेनरिक ज़्यादा यूज़ कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन ज्यादा है उसको क्योंकि बचाने के मार्जिन लिए। बहुत ज़्यादा, और वो पेशेंट को डिस्काउंट दिखा करके जेनरिक दवाइयाँ दे रहे हैं। जो अच्छा डॉक्टर है ना, आप समझो, जी वो अपनी कंसल्टेशन चार्ज कर रहे हैं 600, 500, 800, 2000, 1000। ठीक है उन्होंने दवाइयाँ आपको बाहर से लिखी, ठीक है वो आपको दवाइयाँ एथिकल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको उससे कोई मतलब नहीं है, उनको रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल सही, उन्होंने अपनी बिल्कुल सही। कंसल्टेशन ले ली, ठीक है लेकिन जो डॉक्टर्स की कंसल्टेशन नहीं है, सपोज करो उसकी 50 रुपीज़ ही है,
वो आपको कैसे एथिकल दवाइयाँ लिख देगा, कैसे दे देगा? वो दवाइयों के नाम पर ही तो आपको 300-400 चार्ज कर रहे हैं। देखो ये तो ट्रस्ट इश्यूज ही हो गए ना फिर तो। ट्रस्ट इश्यूज है, तो वही तो रीजन है ना कि इसमें पब्लिक का फायदा है ही नहीं। नुकसान है। जेनेरिक दवाइयों में अगर फायदा हो है तो सिर्फ तब हो सकता है कि अब आप उसके ऊपर एमआरपी पर कैपिंग कर दें कि इसकी एमआरपी इतने रुपए से ज्यादा नहीं लगेगी। आप कह रहे हैं 80% डिस्काउंट है 200 वाली, तो 8×2=16, 160 रुपए डिस्काउंट है, तो आप 40 रुपए एमआरपी कर दें। कहते हैं कि 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं है, 40 रुपए ही एमआरपी है, तो आप 40 से ज्यादा तो बेच ही नहीं पाओगे ना। पेशेंट कैसे ले लेगा? तो फिर पेशेंट को फायदा होगा। हर जेनेरिक दवाइयों पे जो एमआरपी है ना वो एथिकल से बहुत ज्यादा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके सॉल्ट में भी कोई फर्क हो? बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा जी। आप जेनेरिक खा करके देखें, मैं इसको हर बार यही बोलता हूँ, जेनेरिक का रिजल्ट इतना बेकार होता है। कुछ अच्छी कंपनियों की जेनेरिक हैं, उनके रिजल्ट ठीक हैं, एज कंपेयर एथिकल के बिल्कुल बराबर हो ही नहीं सकते। एथिकल, एक ही कंपनी एथिकल दवाइयाँ बना रही है, वो दवाई आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 200 की है, 200 में वो डॉक्टर्स को या मेडिकल स्टोर को 150 में प्रोवाइड कर रही है। वही दूसरे नाम से जेनेरिक डिवीजन निकाल रही है, वो कह रही है कि ये दवाई हम आपको 50 रुपीज में कर देंगे। तो क्या वो सेम दवाई या कंपोजिशन दे देगी? किसी कीमत में नहीं देगी। आप उसी कंपनी के लॉस हो जाएगा ना बहुत बड़ा कंपनी को। तो फिर कंपनी जब बना ही रही है उस कॉस्ट पे, तो वो कैसे इतनी अपना मार्जिन डाउन कर कॉस्ट सकती है? में उसका जो प्रमोशन है ना, उस पर भी मार्केटिंग बहुत चीजें मैटर हाँ, करती है ना इस चीज में। तो जेनेरिक दवाइयों के मैं खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। जेनेरिक के खिलाफ लेकिन- सिर्फ इतना ही हूँ कि उसमें पेशेंट को कोई फायदा नहीं है, सिर्फ डॉक्टर्स को फायदा होता है। मतलब प्रेफर आप यही है कि एथिकली यूज करें। जब पैसे पूरे जल्दी जाने रिजल्ट हैं, भी मिलेंगे आपको। पैसे पूरे जाने हैं तो पूरा रिजल्ट मिलना और चाहिए। ऐसी चीजें सेंसिटिव, तो इस पे यार पैसे बचाओ भी मत। अगर लग रहे हैं तो लगाओ थोड़ी। फिर पेशेंट भी तो नहीं दे रहा ना उन डॉक्टर्स को। बात भी ठीक है आपकी। और चलो बहुत अच्छे से आपने आगे से ये चीज समझाई है मेरे को। एक और चीज मैं स्पॉन्सर नहीं हूँ इस कंपनी का। हाँ, मैंने मैं विश्वास हो गया मैंने आपका। 2-3 कंपनियों के नाम ले लिए थे, अच्छा। तो वो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिए थे। सिप्ला का लिया था मैंने लास्ट टाइम, तो सिप्ला की फिर बता रहा हूँ मैं दोबारा से। अमोक्सिलिन में नोवामोक्स आती है जो एथिकल है, ओके और सिपमोक्स आती है जेनेरिक है। ओके। आप उन दोनों टैबलेट, दोनों कैप्सूल को खाओ, दोनों के रिजल्ट में बहुत फर्क है। मेरे एक्सपीरियंस से फर्क है, बाकी रिसर्च बताएंगे। फीडबैक लोग ही पेशेंट ही कंज्यूम करके बताएगा ना। बता सकते हैं ना उस चीज को। तो एक पॉडकास्ट के एंड में एक क्वेश्चन मेरे माइंड में था। फिर क्वेश्चन ऐसा है कि लाइक प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी के टाइम ना वुमेन्स वीक भी होती हैं अंदर से, राइट? तो उनके टीथ्स में भी कहीं ना कहीं पेन भी होता है और टीथ भी वीक हो जाते हैं। तो उसके लिए कोई रेमेडी आपके पास, या कोई कि क्या क्या चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए, राइट? क्या क्या चीज़ें वो फॉलो करें जिससे वो चीज़ थोड़ा सा बेटर हो जाए? देखो, प्रेगनेंसी में ना डेंटल ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा रोल है। ओके। टीथ का अगर आपके ब्लीडिंग गम्स स्टार्ट हो गए ना, तो प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है बच्चे का। अच्छा, 7वें महीने में हो जाएगा। ये सबसे बड़ा कॉज है, लोगों को नहीं पता। दूसरी चीज़, हार्ट का इशू ब्लीडिंग गम से बनता है। थर्ड चीज़ है, प्रेगनेंसी में ना 3 ट्रिमेस्टर होते हैं। पहले Okay. 3 महीने, फिर बीच के 3 महीने, फिर लास्ट के 3 महीने। ओके। पहले 3 महीने और लास्ट के 3 महीने में, पहले में क्या होता है, बच्चे के बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं, और लास्ट के 3 महीने में मैचुरेशन होता है, मतलब मजबूत हो रहे हैं। ठीक है। तो इन 2 ट्रिमेस्टर में ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, एंटीबायोटिक हैवी नहीं दे सकते, हैवी पेन किलर्स नहीं दे सकते, लेकिन बीच का 4, 5, 6 मंथ सेफ होता है। लेकिन पेशेंट के साथ क्या होता है कि वो लापरवाही करते हैं। कुछ तो मिथ्स ऐसे हैं कि प्रेगनेंसी में टीथ क्लीन नहीं करने चाहिए, दांत हिल जाएंगे, और लोग अवॉइड करते हैं ऐसा। हाँ, तो ये बहुत बड़ा मिथ है जिसकी वजह से और बीमारियां बढ़ रही हैं। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। ठीक है। हार्मोनल चेंजेस आते हैं, अगर ब्लड वगैरह आ रहा है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो क्लीन हो जाए। सेकंड चीज़, अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान हो गई है तो आप रूटीन चेकअप कर रहे हैं, कोई दांत में ऐसा कैरीज हो गई है या कोई ट्रीटमेंट की नीड है, तो वो बीच के ट्रीमेस्टर में हम कर सकते हैं। बीच के 4, 5, 6 वाले मंथ में कोई सर्जिकल पार्ट है, रूट कैनाल वगैरह कर सकते हैं ईजिली। अगर आपने उस टाइम इग्नोर कर दिया, सपोज करो आपको 7वें मंथ में ट्रीटमेंट की नीड पड़ गई, तो उस टाइम बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको 3 महीने वो झेलनी पड़ेगी। बहुत प्रिकॉशंस के साथ में कुछ ट्रीटमेंट हो सकते हैं, बाकी सारे ट्रीटमेंट नहीं हो सकते, हैवी एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते। वही मैं कहने तो वाला था। उस टाइम क्या हो रहा है कि 3 महीने तक पेशेंट के साथ इतनी दिक्कत आती है कि दर्द, दांत का दर्द दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता, उसके लिए ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। स्टार्टिंग फेज में ये चीज को ध्यान रखो, हाँ, कंसल्ट करा लो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर ठीक है। में ही चेक कराओ। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी सिम्टम थे तो वो सेकंड ट्रिमेस्टर में हम ट्रीट करवा सकते हैं, और सेकंड ट्रिमेस्टर में लग रहा है कि थर्ड में प्रॉब्लम आएगी तो सेकंड में ही उसको ट्रीट करा लेते हैं।
तो जो सेफ साइड है वो हमारी मतलब बची आफ्टर रहती है। 7 मंथ्स अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली बहुत चीजें एक्स्ट्रा फेस करनी हाँ, पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी, तो फीटस को भी better करनी कि- पड़ेगी, माँ को भी करनी पड़ेगी, बच्चों को भी करनी पड़ेगी। ओके, और इस चीज का इफेक्ट बर्थ पे भी आता है? हाँ हाँ, प्री मैच्योर बच्चे बर्थ पे होता भी? है सबसे पहले ही। अगर आपके ब्लीडिंग गम से स्टार्ट हो गए, पायरिया लग गया है, तो गॉट इट। छोटा मतलब प्री मैच्योर का बच्चा जो जो 9 मंथ में होना चाहिए वो- था, उसका बर्थ वो अब आपका 8वें महीने के स्टार्टिंग में हो रहा है, तो आपका लॉस है ना, बच्चा पूरी तरह हेल्दी नहीं हो पा रहा। फिर उसके लिए भी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत चीजें फिर एड ऑन, ये बिल्कुल। चीजें बढ़ती ही चली जाती हैं। तो तो एट द प्रेगनेंसी एंड में यही आपको बस प्लान करना। यही पता लगा कि आपकी सारी बातों से कि अगर आप स्टार्टिंग डेज से ही ये चीजों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको एंड में ना इतना प्रॉब्लम परेशान नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये आम पब्लिक, देखो बात सच में यही है कि नॉलेज, लोगों को नॉलेज नहीं है। हाँ, अवेयरनेस। राइट, काफी चीजें आपने भी, मेरे को भी नहीं पता थी, जो आपने ऐसी मेरे भी डाउट्स क्लियर करे पर्सनल, जो मेरे को मैं सोचता था, मेरे भी बने हुए थे कि अरे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली तो ऑडियंस को तो बहुत कुछ पता लग गया होगा इस पॉडकास्ट से। एंड डेफिनेटली जावेद जी, आपने एक एक आंसर जो समझाया ना बहुत ही इजी तरीके से समझाया, और ये बताया कि एक टीथ की इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में क्या होती है, और अगर टीथ में हल्का सा भी इश्यू आता है ना, या डेफिनेटली कंसल्ट कराओ। और जैसा कि जावेद जी ने बताया कि एवरी 6 मंथ्स यू हैव टू कंसल्ट योर टीथ, अपने डॉक्टर पे जाओ भाई, और एक स्किल डॉक्टर पे जाओ और एक्सपीरियंस डॉक्टर पे जाओ। और अगर आपको फिर भी डाउट है, पॉडकास्ट देख के ट्रस्ट तो बन गया होगा, डेफिनेटली जावेद जी को कांटेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन है, इनका नंबर, इनको कांटेक्ट करो, सारे इश्यूज आप डेंटल से रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड कर रहा हूँ। जी ये जो डेंटल ट्रीटमेंट है ना, असल जी। में ये प्रोसीजरल ट्रीटमेंट ऑनलाइन जी। तो होता नहीं है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो पेशेंट या ऑडियंस काफ़ी दूर से है ना और उनको डाउट है, तो वो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं, और वो फिर अपने आसपास में ही ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये हम फ्री प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको कोई डिजीज़ है तो आप अपने फोटोग्राफ्स या एक्सरेज वो भेज दें, ट्रीटमेंट कैसे कराना चाहिए तो हम गाइड कर देते और हैं, कितने टाइम में आप रिप्लाई कर देते हैं? विद इन अ डे कर देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। 10 to 11 ओ क्लॉक जो हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम है ना, ठीक हम है। उसके अंदर इन्हीं क्वेश्चंस के रिप्लाई करते हैं सबके Perfect. डेली। पिछले 2-2.5 साल से हम कर रहे हैं कंटिन्यू। सेकंड चीज़ क्या होता है कि सभी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे नहीं करा सकते। आप सपोज करो किसी को रूट कनाल कराना है और 3 विजिट 4 विजिट के लिए भी आना पड़ेगा, सिंगल सिटिंग में भी रूट कनाल होती है। जी जी। अब वो पेशेंट दिल्ली की जगह आप सपोज करो 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर दूर से, तो वो नहीं आ सकते। बाकी तो ऑडियंस तो बॉम्बे की भी है, लखनऊ की भी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो वो सही। तो कहीं की भी हो सकती है। तो आपको यही है कि स्किल्ड डेंटिस्ट देखना है, अच्छा क्वालिफाइड डेंटिस्ट देखना है, और अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप 2 जगह से ओपिनियन ले लें। कभी भी सिंगल ओपिनियन पे ना रहें कि एक बार और कंसल्टेशन जाएगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं जाएगा। आपका ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल 20,000 का है और आपकी कंसल्टेशन किसी डेंटिस्ट की 400 है, तो एक बार और 400 चले जाएंगे, एक और अच्छे डेंटिस्ट से Agree. राय ले लें, सही बात। तो फिर उसके बाद अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। और डेफिनेटली देखो, अगर फ्री कंसल्टेशन मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि परेशान करना है, जेन्युइन कोई इशू है हाँ, पूछ सकते हो आप डायरेक्टली, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, क्योंकि एक डिफरेंट जो एक कैटेगरी हमने कवर करी है अपने पॉडकास्ट में, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी था। और ऐसे ही हम आप लोगों से मिलते रहेंगे, ऐसी नए थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच जावेद जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, और डेफिनेटली दोबारा भी एक पॉडकास्ट जरूर करेंगे जिसमें और डेंटल को थोड़ा सा डीप से समझते हैं। एंड मिलते हैं आपसे ऐसी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज शुभ बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नो फालतू टॉक्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच जावेद सर।